हेलो एवरीवन, दिस इज़ वैभव और आज हम 22 सितंबर के द हिंदू का एनालिसिस करेंगे। ये पूरा एनालिसिस डिफरेंट थीम्स में और पार्ट्स में डिवाइडेड होगा, जिससे आपको बहुत ही इजी हो जाए रिवीजन में एंड बहुत सारी न्यूज़ को बहुत ही डिटेल में ब्रेक डाउन करके यहाँ पे बताया गया है। सो लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन रिगार्डिंग पॉलिटी। श्रीलंकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस आर इन न्यूज़ एंड दैट इज़ वाई जो भी न्यूज़ है वो जितनी रेलिवेंट है उसको यहाँ पे इंक्लूड करा गया है। एंड देन हम ये भी डिस्कस करेंगे कि ओवरऑल पॉलिटी ऑफ श्रीलंका कैसे डिफरेंट है इंडिया से, क्योंकि इस पे जो क्वेश्चंस हैं वो प्रीलिम्स में भी फॉर्म होते हैं एंड साथ में मेंस में भी इसके क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। एंड द थिंग इज़ कि GS2 में ना इस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं जिसमें इंडिया का जो पॉलिटी है वो डिफरेंट कंट्रीज से कंपेयर करा जाता है। सो उस टाइप के क्वेश्चंस को भी हम देखेंगे, लाइक वी विल अंडरस्टैंड कि हम उसको कैसे अप्रोच करें। तो अभी रिसेंटली क्या हो रहा है कि श्रीलंका में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो रहे हैं, तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि श्रीलंका का जो एक्चुअल मॉडल है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि उसको हम सेमी प्रेसिडेंशियल पॉलिटी के नाम से जानते हैं। इंडिया में जो सिस्टम है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम है एंड वो काफ़ी डिफरेंट है श्रीलंकन पॉलिटी से। इंडिया में एक्चुअली क्या है, जो प्रेसिडेंट है इनका इलेक्शन इनडायरेक्ट होता है। दिस इज समथिंग वी माइट नो ऑलरेडी। वाइल जो प्राइम मिनिस्टर है इनका जो इलेक्शन है डायरेक्टली होता है। तो ये एक मेजर फीचर है इंडियन डेमोक्रेसी का और इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम का। और जो प्राइम मिनिस्टर है वो भी कहाँ से इलेक्ट होके आते हैं, वो लेजिस्लेचर से इलेक्ट होके आते हैं। मतलब हम क्या करते हैं, हर 5 साल में लेजिस्लेचर को वोट करते हैं, इसमें जो मेजर पार्टी होती है उसमें से ही प्राइम मिनिस्टर को चूज कर लिया जाता है। तो क्योंकि हम एज सिटीजन्स डायरेक्टली वोट करते हैं, हम मानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर डायरेक्टली इलेक्टेड है। उसके बाद हमारे पास हमारे इंडियन पॉलिटी में प्रेसिडेंट की पोस्ट भी है। प्रेसिडेंट कौन होते हैं, जो कि इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। एंड इनडायरेक्टली इलेक्टेड का मतलब यही है कि जो सिटीजन्स हैं वो इनके लिए डायरेक्टली वोट नहीं करते। इनफैक्ट जो इलेक्टेड एमएलएज हैं, एमएलएज वो लेजिस्लेटिव बॉडीज हैं जो कि स्टेट की होती हैं। एंड जो एमपीज है, एमपीज वो हैं जो कि पार्लियामेंट में फंक्शन करते हैं, जो कि एक सेंटर की बॉडी है लेजिस्लेटिव। तो सेंटर की लेजिस्लेटिव बॉडी एंड स्टेट की लेजिस्लेटिव बॉडी, इनके जो मेंबर्स हैं, जो कि इलेक्टेड मेंबर्स हैं, वो वोट करते हैं और वो प्रेसिडेंट को सेलेक्ट करते हैं। एंड क्योंकि हम डायरेक्टली सिटीजन इनको सेलेक्ट नहीं कर रहे, तो इनको हम इनडायरेक्टली इलेक्टेड बोलते हैं। तो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि जो श्रीलंकन इलेक्शन सिस्टम है वो कैसे डिफरेंट है, क्योंकि जो अभी रिसेंट इवेंट्स हैं वो इतने न्यूज़ में है, बट उन पे डायरेक्टली क्वेश्चन बनने के चांसेस कम है। क्वेश्चन इस पे बनता है जो भी न्यूज़ में होता है उसका जो बेसिक और जो स्टैटिक पोर्शन होता है उस पर क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस, और इट इज़ पॉसिबल कि डायरेक्टली मेंस में ये जो क्वेश्चन है वो पूछा जाए। सबसे पहले श्रीलंका में सेमी प्रेसिडेंशियल पॉलिटी है, जैसे इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ इलेक्शन है, जहाँ पे प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ बोथ स्टेट एंड द गवर्नमेंट। अब इंडिया में कैसे डिफरेंट है, इंडिया में जो हेड ऑफ स्टेट है और हेड ऑफ गवर्नमेंट है ये दोनों डिफरेंट है, क्योंकि इंडिया में जो हेड ऑफ स्टेट है वो है प्रेसिडेंट, ठीक है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर इंडिया के हेड ऑफ गवर्नमेंट है। ये दोनों में डिफरेंस है। श्रीलंका में ये दोनों ही पोस्ट, हेड ऑफ स्टेट एंड हेड ऑफ गवर्नमेंट, ये किसको असाइंड है, प्रेसिडेंट को। बहुत ही मेजर डिफरेंस है। तो ऐसे लाइन बाय लाइन आपको मेंस में आंसर लिखना होता है। द जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट, ये सेम फीचर है, इंडिया में भी सेम है। जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है। द प्रेसिडेंट इज डायरेक्टली इलेक्टेड फॉर द टर्म ऑफ 5 years। नाउ इंडिया में भी जो 5 year टर्म है वो एप्लीकेबल है प्रेसिडेंट के लिए, बट इंडिया में प्रेसिडेंट डायरेक्टली इलेक्ट नहीं होते, यहाँ पे इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, बट श्रीलंका में दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड। मतलब जो सिटीजन्स हैं वो डायरेक्टली वोट करते हैं प्रेसिडेंट के लिए। बहुत इंटरेस्टिंग फीचर है, राइट। एंड इज द हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट, ये हम देख चुके हैं, बट इज ऑल्सो द हेड ऑफ और द कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्म फोर्सेस। इंडिया में भी जो आर्म्ड फोर्सेस के कमांडर इन चीफ है, ये पोजीशन प्रेसिडेंट के पास ही है इंडिया में भी, राइट। बट जो पैटर्न है वोटिंग का श्रीलंका में वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इंडिया में प्राइम मिनिस्टर, या फिर क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के लिए हम जब वोट करते हैं तो टेक्निकली हम जो पार्लियामेंट है उसके लिए ही वोट कर रहे होते हैं, और पार्लियामेंट में जो मेजर पार्टी जीत के आती है वो अपना प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट कर लेती है, जो कि एग्जीक्यूटिव का मेंबर बन जाते हैं। बट इंडिया में क्या होता है, जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके लिए जब इलेक्शन होते हैं, जब भी आप वोट करने जाते हो, तो जैसे आप वोट करते हो तो जिसको सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी ऑफ वोट्स मिलते हैं वो कैंडिडेट उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीत जाता है।
सपोज 3 कैंडिडेट है ए बी सी, इसको 30 वोट्स मिले हैं, इसको 40 वोट्स मिले हैं, एंड लेट्स से इसको भी 30 वोट्स मिले हैं। तो जो कैंडिडेट बी है उसको 100 में से 40 वोट्स मिले हैं, बट स्टिल इसको हम विनर डिक्लेयर कर देंगे। इसको कहते हैं फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। ये इंडिया में रेलेवेंट है प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन के लिए। और प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए, जहाँ पे इलेक्शन इनडायरेक्ट होता है इंडिया के अंदर, जो हमारा सिस्टम है वो होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। ये सारी चीज़ें एक्चुअली पॉलिटी में बहुत ज़्यादा स्टैटिक का पोर्शन है, तो वी विल नॉट गो इन दैट मच डिटेल, बट मैं आपको थोड़ा एक बेसिस समझा रहा हूँ क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन फॉर्म होते हैं मेंस में, तो आप डिफ्रेंशिएट कर पाओ श्रीलंकन एंड इंडियन पॉलिटी के अंदर। सो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है प्रेसिडेंट के अंदर, जिसमें मल्टीपल कैंडिडेट्स होते हैं, और ये होता है कि सारे कैंडिडेट्स में से जो भी कैंडिडेट हम विनर डिक्लेयर करेंगे उसके पास एटलीस्ट 50% वोट्स आए। देखो, जो प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन था या फिर जो पार्लियामेंट के इलेक्शन है, जो लेजिस्लेचर के इन जनरल इलेक्शन होते हैं कंट्री में, उसमें अगर किसी के जितने भी टोटल वोट्स हैं वो 50% क्रॉस भी नहीं करे ना, तब भी उसको विनर डिक्लेयर कर देंगे अगर उसके बाकी कंपेटिटर से ज़्यादा वोट्स उसको मिले हैं। प्रेसिडेंट की इलेक्शन में इंडिया में ऐसा नहीं होता, वहाँ पे 50% जो वोट्स है वो चाहिए ही। ठीक है, अब इस पे और डिटेल में हम नहीं जाएंगे, एक बार श्रीलंका का मॉडल डिस्कस करते हैं जिससे और चीज़ें ज़्यादा क्लियर होगी, क्योंकि हमारा वही थीम हम डिस्कस कर रहे थे। सो श्रीलंका की पॉलिटी में क्या है, इलेक्शन अंडर द श्रीलंकन फॉर्म फॉर्म ऑफ अ कंटिजेंट वोट। ये बहुत इंटरेस्टिंग एक न्यू टाइप का वोटिंग सिस्टम है जिसमें वोटर्स रैंक कैंडिडेट्स इन ऑर्डर ऑफ देयर प्रेफरेंस। इसमें क्या होता है, सपोज यहाँ पे प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो रहा है, यहाँ पे जो वोटर्स हैं, सपोज देयर 3 कैंडिडेट्स ए बी सी, ठीक है। अब क्योंकि सारे सिटीजन ही वोट कर रहे हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शंस के लिए, तो वो अपना एक ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस डालते हैं। मान लेते हैं कि 5 वोटर हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 लोग ही वोट कर रहे हैं सिर्फ। अब इसमें क्या होगा, और ये 3 कैंडिडेट हैं, वोटर 1 ने बोला कि मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस ए है, सेकंड प्रेफरेंस बी है और थर्ड प्रेफरेंस सी है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि वोटर प्रेफरेंस डाल रहा है। क्या इंडिया में ऐसा कोई सिस्टम था पार्लियामेंट के अंदर? नहीं। यहाँ पे तो हम गए, हमने सिर्फ एक कैंडिडेट को वोट डाला और जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वोटिंग की वो कंप्लीट हो गई। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे जो एक सिटीजन है वो इस तरह से वोट करता है। पहले वो जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको प्रेफरेंस में अरेंज करता है और वो सबको प्रेफरेंस देता है कि ये मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। इंडिया में हम डायरेक्टली ऐसे वोट नहीं करते, हम बस एक पर्सन को ही वोट दे देते हैं। तो सेकंड वोटर जो है, मान लेते हैं वो इनको सेकंड प्रेफरेंस देगा, इनको थर्ड, इनको थर्ड देगा। तो ऐसे डिफरेंट जो वोटिंग प्रेफरेंसेस हैं वो देखने को मिलती है इस पर्टिकुलर सिस्टम में। ठीक है, तो ऐसे मल्टीपल प्रेफरेंस आपको देखने को मिल रहा है। नाउ लेट अस से कि जब ये वोट काउंट हो गए ना, तो जिसके पास ये नंबर 1 ज़्यादा होगा, सो लेट अस अज्यूम कि देखो जो ए है इसके पास सबसे ज़्यादा फर्स्ट प्रेफरेंस इकट्ठा हो गई, राइट। सबसे ज़्यादा फर्स्ट प्रेफरेंस किसके पास है? ए के पास। एंड सबसे ज़्यादा सेकंड प्रेफरेंस किसके पास है? बी के पास। और सबसे ज़्यादा थर्ड प्रेफरेंस किसके पास है? सी के पास। मतलब सी को सबसे ज़्यादा थर्ड नंबर पे डाला है और ए को फर्स्ट नंबर पे। तो ऑटोमेटिकली जो थर्ड नंबर वाला है दैट कैंडिडेट विल गो अवे। इसकी जो ओवरऑल इसके जो वोट्स हैं वो चले जाएंगे और थर्ड कैंडिडेट क्या हो जाएगा? डी बार हो जाएगा एक तरह से। और फिर इसके बाद एक न्यू साइकिल ऑफ वोटिंग एंड वोट ओवरऑल नंबरिंग विल स्टार्ट। तो ये ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस होता है। सी, अब इसमें एक और चीज़ है, इफ नो कैंडिडेट सिक्योर्स मोर देन 50% ऑफ फर्स्ट प्रेफरेंस वोट्स, ये तब होगा। इस केस में आपने देखा कि कितने टोटल वोटर्स हैं, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वोटर्स कितने हैं? 5। भाई टोटल नंबर ऑफ वोटर्स यहाँ पे 5 है, 1 2 3 4 5। इसमें से 4 लोगों ने ए को क्या करा है? फर्स्ट प्रेफरेंस दे दी। 4/5 मतलब ऑलमोस्ट 80% लोगों ने ए को फर्स्ट प्रेफरेंस दे दी। और ये जो परसेंटेज है ये 50% से ज़्यादा है, इसलिए ए को प्रेसिडेंट इलेक्ट कर दिया जाएगा। बट मान लेते हैं ये जो परसेंटेज है ये 50% से कम थी, उसके बाद क्या होगा? जो तब एक नई साइकिल चालू होगी, उसमें जिसको भी थर्ड की जो प्रेफरेंस है वो सबसे ज़्यादा मिली है, क्योंकि सी को थर्ड की प्रेफरेंस सबसे ज़्यादा मिली है, उसको हटा दिया जाएगा। और जो नेक्स्ट काउंटिंग होगी वो सिर्फ अब ए और बी के बीच में ही होगी। और ये भी देखा जाएगा
कि जो सी को वोट्स मिले हैं उनका क्या होगा? सी द सेकंड प्रेफरेंसेस ऑफ द वोटर्स हु सपोर्टेड द एलिमिनेटेड कैंडिडेट्स आर देन डिस्ट्रीब्यूटेड टू द रिमेनिंग कैंडिडेट्स। अब क्या हो रहा है कि सी को सी को किसी ने फर्स्ट एक तो रेट किया ही नहीं। लेट इज सपोज किसी ने सी को फर्स्ट प्रेफरेंस दी भी होती, राइट? किसी ने सी को फर्स्ट प्रेफरेंस दी होती, हाइपोथेटिकली मान लेते हैं। अब क्योंकि सी एलिमिनेट हो चुका है, क्योंकि उसके पास सबसे कम वोट्स थे और ज़्यादातर लोगों ने उसको थर्ड प्रेफरेंस दी थी, इसलिए सी एलिमिनेट हो गया। लेकिन जिन भी लोगों ने सी को फर्स्ट प्रेफरेंस दी थी, उनकी जो सेकंड प्रेफरेंस थी ना, वो दूसरे कैंडिडेट्स के वोट में चले जाएगा। मतलब ए की हम कैसे कैलकुलेट कर रहे थे कि ए जीता है या हारा है, वो हम देख रहे थे कि उसको कितने फर्स्ट वोट्स मिले, और बी को भी हमने देखा कि उसको कितने फर्स्ट या सेकंड वोट्स मिले। जो जिन लोगों ने सी को फर्स्ट वोट दिया था, अब क्योंकि सी को तो हटा दिया गया है, लेकिन जिन लोगों ने सी को फर्स्ट वोट दिया था, उन लोगों ने जिनको सेकंड वोट भी दिया था, जैसे मान लेते हैं जो प्लेयर थर्ड है उसने सी को फर्स्ट वोट दिया और ए को सेकंड वोट दिया, तो क्योंकि फर्स्ट वोट तो उसका अब चला गया, क्योंकि जिस कैंडिडेट को उसने फर्स्ट वोट दिया था वो एलिमिनेट हो चुका है, तो जिसको उसने सेकंड वोट दिया था उसमें उसका वोट काउंट हो जाएगा। मतलब ए के पास अब एक और वोट आ गया। तो ऐसे हम फिर से चेक करेंगे कि वो 50% से ऊपर है या नहीं, और अगर वो हो जाता है तो जो वो पर्टिकुलर कैंडिडेट डिक्लेयर हो जाता है। तो किसी ना किसी एक कैंडिडेट को मेजोरिटी लानी होती है, तब वो जीतता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब प्राइम मिनिस्टर के केस में क्या होता है, हम श्रीलंका की ही बात करें अभी भी। द प्रेसिडेंट आफ्टर इलेक्टिंग, जब प्रेसिडेंट की इलेक्शन हो जाती है उसके बाद वो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है एंड हेड्स द कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स ओवरऑल। ठीक है, तो ये तो बेसिक यहाँ पे एक चीज़ है। नाउ प्रेसिडेंट्स डेप्यूटी इज द प्राइम मिनिस्टर। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग लाइन है, क्योंकि इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, प्रेसिडेंट जो है इंडिया में वो हेड ऑफ द स्टेट है, जो प्राइम मिनिस्टर है वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, बट इंडिया में कहीं ऐसा लिखा नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो प्रेसिडेंट के नीचे या उनका डेप्यूटी है। डेप्यूटी का मतलब होता है कि वो उनके लिए या उनके डायरेक्शन में काम कर रहा है। इंडिया में डेफिनेटली जो आर्टिकल 74 है, 75 है, वो ये चीज़ बताते हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर है या जो पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो प्रेसिडेंट की मदद के लिए एग्जिस्ट करता है। बट ये कहीं नहीं लिखा कि प्रेसिडेंट जो बोलेगा वो प्राइम मिनिस्टर को करना पड़ेगा, क्योंकि डेप्यूटी का तो मतलब यही होता है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग मॉडल है श्रीलंका के अंदर, इसलिए इसको सेमी प्रेसिडेंशियल बोलते हैं, क्योंकि इंडिया में जो हेड ऑफ स्टेट है और हेड ऑफ गवर्नमेंट है वो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर इंडिविजुअली संभालते हैं। बट श्रीलंका में जो ये दोनों पोजिशंस प्रेसिडेंट के पास ही हैं, और जो प्राइम मिनिस्टर है उसको एज अ डेप्यूटी ऑफ प्रेसिडेंट देखा जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। एंड पार्लियामेंट में उनके 225 मेंबर्स हैं जो कि 5 टर्म के लिए इलेक्ट होते हैं। इंडिया में भी जो टर्म है वो 5 ईयर ही है। यहाँ पे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है वेयर ईच पार्टी इज अलोकेटेड नंबर ऑफ सीट्स फ्रॉम द कोटा ऑफ द डिस्ट्रिक्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोपोर्शन ऑफ द टोटल डिस्ट्रिक्ट वोट। अब ये भी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसको समझते हैं। इंडिया में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग एक फिनोमेना है। एक्चुअली क्या है, सपोज एक डिस्ट्रिक्ट है, उसके अंदर जो लोग हैं वो वोटिंग कर रहे हैं, और ये वोटिंग हो रही है पार्लियामेंट के लिए श्रीलंका के। ठीक है, अब यहाँ पे जब भी वोटिंग हो रही है तो जो लोग वोट कर रहे हैं, लेट्स से 4 लोगों ने पार्टी ए को वोट दिया, 2 लोगों ने पार्टी बी को वोट दिया और 3 लोगों ने पार्टी सी को वोट दिया। तो टेक्निकली इंडिया में क्या होगा, इस डिस्ट्रिक्ट में जो भी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, क्योंकि ए को सबसे ज़्यादा वोट मिले तो इसको हम विनर डिक्लेयर कर देंगे, और बी और सी का कोई रोल नहीं रहेगा। यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे ये सारे वोट्स है ना, इनको सबको यूज़ करा जाता है। डेफिनेटली जो ए है उसको सबसे ज़्यादा वोट्स मिले, फिर सी को वोट्स मिले क्योंकि उसको 3 वोट मिले, और फिर बी को वोट मिले। अब क्या होगा, इस डिस्ट्रिक्ट में जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं वो इसी हिसाब से बच जाएंगी, क्योंकि देखो ए को सबसे ज़्यादा वोट मिले, फिर सी को वोट मिले, फिर बी को वोट मिले। इंडिया में तो क्या होता, क्योंकि ए को सबसे ज़्यादा वोट मिले उसको विनर डिक्लेयर कर देते, और सी और बी गायब हो जाते, मतलब उनको कोई पोस्ट मिलती ही नहीं उन पार्टीज को। ये पार्टी की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, जिसको जितने वोट मिले हैं उसी के प्रोपोर्शन में उनको सीट्स भी मिल जाती है। ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग फीचर है। तो इससे क्या है, जो पार्टी लूजिंग पार्टी भी है, मतलब जिनको मैक्सिमम वोट्स नहीं मिले, लेकिन उनको जितने परसेंटेज वोट्स मिले ना टोटल के, उनको उतनी सीट्स अलॉकेट हो जाती है। तो सपोज यहाँ पे जो है 9 वोट्स टोटली पोल्ड है, इसको 4, इसको 2 और इसको 3। अब जो सी है, सी को कितने वोट्स मिले, 3 वोट्स मिले, तो मतलब 33% जितनी भी सीट्स हैं वो पार्टी सी को मिल जाएंगी। और ए को क्या है, 4 वोट्स मिले, तो इट इज़ अराउंड ऑलमोस्ट 38% अराउंड
जो सीट्स हैं वो पार्टी ए को मिल जाएगी, और को बी के पास सिर्फ 2% वोट्स हैं, तो अराउंड 17-15% जो सीट्स हैं वो किसको मिल जाएगी, पार्टी बी को। क्या इंडिया में ऐसा होता है? नहीं। अगर पार्टी ए के पास ज़्यादा सीट्स हैं, मतलब जिस कैंडिडेट को ज़्यादा सीट्स मिली हैं वही कैंडिडेट जीत जाता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है। मतलब यहाँ पे जो वोट है वो वेस्ट नहीं होता। अगर लूजिंग कैंडिडेट को भी वोट दिया गया है तो वो वेस्ट नहीं हो रहा, क्योंकि डेफिनेटली जो वोट्स उनको जितने मिले हैं उतने ही प्रोपोर्शन में उनको सीट्स भी अलोकेट होती है। तो ये बहुत ही मेजर डिफरेंस है इंडिया और श्रीलंका के बीच में पॉलिटी के अंदर। तो इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन एक मेंस में आता है, और प्रीलिम्स में भी ये क्वेश्चन बन सकता है। तो अब हम आते हैं न्यूज़ पर। एक बार आपको समझ में आ गया कि क्या हो रहा है। अब न्यूज़ क्या है कि अभी रिसेंटली प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होंगे। एक्चुअली कुछ टाइम पहले, 2 साल पहले क्या हुआ था कि श्रीलंका में एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा था। अब उससे डील करके वहाँ पे इकोनॉमिक रिकवरी हो रही है, बट बहुत ही चैलेंजिंग है वो। एंड इसी के दौरान एक इलेक्शन भी हो रहा है। तो लास्ट टाइम क्या होता, 2 साल पहले बहुत ही बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस आया था, जिसके कारण जब जो प्रेसिडेंट थे गोटाबे राजपक्षा, उनको अपनी सीट छोड़नी पड़ी थी, राइट। ये आपको इतना ध्यान रखना है। और हमेशा जो मेन 2 कैंडिडेट्स होते थे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में श्रीलंका के, इस बार एक थर्ड कैंडिडेट भी है जो कि काफ़ी मेन है। अभी इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, आपसे पूछा नहीं जाएगा डायरेक्टली, बट आपकी बेसिक नॉलेज के लिए है। तो वो जो इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ था 2 साल पहले, वो क्या था उसको भी थोड़ा सा समझते हैं। सी, इसके 4 मेन कॉजेज थे। अब इसके लिए एक अलग से पूरा लेक्चर बन सकता है, बट इतना डिटेल में हम जाएंगे नहीं इसके। तो इसका जो बेसिक है उसको समझते हैं। 4 मेन कॉजेज थे। इस पे भी अगेन प्रीलिम्स और मेंस में दोनों में क्वेश्चन बन सकता है। एंड ये सारी चीज़ें जो है वो इंटरव्यू में भी आपसे पूछी जा सकती है। सो इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट, एग्रीकल्चर पॉलिसी फेलियर, टूरिज्म डिक्लाइन एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। बहुत ही ब्रीफली मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि एक तो इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट था, जो फिजिकल पॉलिसीज़ थी वो अच्छे नहीं थी। फिजिकल पॉलिसी मतलब जो गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है कि जो बजट को कैसे मैनेज करना है, जो उनके पास पैसा आया है, मतलब जो उनके पास रेवेन्यू है, जहाँ पे उनको पैसा खर्च करना है, मतलब जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर हो गया, इसको पूरे को फिजिकल पॉलिसी बोलते हैं एक तरह से। तो गवर्नमेंट ने इसको ढंग से मैनेज नहीं करा था, और एक गवर्नमेंट ने हिस्टोरिकली श्रीलंका में पिछले 10-20 साल से मैनेजमेंट अच्छी नहीं थी। बोरिंग बहुत ज़्यादा थी। जब भी कोई भी कंट्री ज़्यादा बोरो कर देती है तो प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि जो उनकी करेंसी की वैल्यू है वो भी बहुत फ्लक्चुएट होती है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा लायबिलिटी और बर्डन बन जाता है कंट्री पे। और अनसूटेबल डेट, ये जो बोरिंग थी वो बहुत ज़्यादा थी कि वो अनसूटेबल बन गई। डेट मतलब वही उधार, अनसूटेबल होगी तो उसको रीपेमेंट बहुत डिफिकल्ट हो गया। फिर एग्रीकल्चर पॉलिसी फेलियर। उन्होंने क्या डिक्लेयर करा था श्रीलंका ने कि अब से सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग को हम प्रमोट करेंगे। ये नेशन वाइड डिक्लेयर कर दिया। अब ये जो डिक्लेरेशन है कोई बुरी बात तो नहीं है, ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करना इज़ अ गुड थिंग। बट ये जो ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो एक एक तरह से एक ये अनाउंसमेंट थी, ये एकदम सडन थी, और सारे केमिकल फर्टिलाइजर्स को बैन कर दिया ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए। क्योंकि सडनली कुछ करा गया है तो डेफिनेटली बहुत सारे फार्मर्स की जो सप्लाई चेन में उनकी रेलेवेंस थी वो एकदम खत्म हो गई, जो कि ऑलरेडी केमिकल बेस्ड फार्मिंग कर रहे थे। और पूरी सप्लाई चेन होती है ना, मतलब यहाँ पे फार्मर है जो कि क्रॉप उगाएगा, फिर बीच में बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो कि क्रॉप को लेंगे, फिर रिटेल शॉप्स होंगी जो कि क्रॉप को फाइनल कंज्यूमर को बेचेंगी। अब एकदम से इतना बड़ा बैन से पूरा जो सप्लाई सिस्टम है वो बिगड़ गया। टूरिज्म डिक्लाइन, कोविड-19 में बहुत बड़ा लॉस होता है श्रीलंका को, क्योंकि श्रीलंका एक टूरिज्म बेस्ड इकोनॉमी है। एंड क्योंकि कोविड-19 के कारण, लॉकडाउन के कारण जो टूरिस्ट हैं वो श्रीलंका की मेजर लोकेशंस पे विजिट नहीं कर पाए, एंड दैट इज़ वाई जो ओवरऑल इकोनॉमी है वो इस कारण भी रिड्यूस हो गई। एंड जो हिस्टोरिक और जो ट्रेडिशनल जो फीचर्स हैं जैसे करप्शन, पुअर गवर्नेंस, इनके कारण भी जो लास्ट इकोनॉमिक क्राइसिस था वो आया था। तो दिस इज समथिंग विच हैपन। तो ये सारी चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इन सब पे क्वेश्चंस बन सकते हैं। मैंने आपको डिफरेंसेस बता दिए, जिस तरह से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं वो भी मैंने आपको बताए हैं। प्रीलिम्स में फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, थोड़े कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, बट मेंस में जब एक मेजर क्वेश्चन आएगा तो वो ये आ सकता है कि इंडिया में प्रेसिडेंट इलेक्शन का जो प्रोसेस है वो श्रीलंका से कैसे डिफरेंट है। एक और क्वेश्चन बन सकता है कि ओवरऑल जो पॉलिटी है इंडिया की वो श्रीलंका से कैसे डिफरेंट है। ये 2-3 टाइप के क्वेश्चंस मेंस में बन सकते हैं। नाउ एक और आपको चीज़ ध्यान रखनी है, जब भी कोई भी प्लेस न्यूज़ में हो, चाहे किसी भी रीज़न के कारण हो,
उसकी आपको ज्योग्राफी जाके पढ़नी है। आई विल रिकमेंड जब भी ऐसा कोई न्यूज़ आए, आप गूगल मैप्स पे जाओ और उस लोकेशन के अराउंड जितनी भी चीज़ें हैं उन सबको पढ़ो। जो भी माउंटेन्स वहाँ पे लाई करते हैं, जो भी सी उसके अराउंड है, जो भी रिवर उस लोकेशन से जा रही है, वहाँ पे कोई मेजर अगर सिटी है, उसकी उसकी लोकेशन आपको देखनी होती है, राइट? तो इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है जब भी कोई प्लेस न्यूज़ में हो, चाहे वो किसी भी रीजन के कारण हो। तो ये श्रीलंका का मैप है फॉर एग्जांपल, यहाँ पे लैकेडिव सी है क्योंकि यहाँ पे इस डायरेक्शन में लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं श्रीलंका के, ठीक है? और राइट साइड में इंडिया के अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है। बाय राइट साइड आई मीन ईस्टर्न साइड, और ये है वेस्टर्न साइड। देन इसके ऊपर यहाँ पे है पाक स्ट्रेट। पाक स्ट्रेट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्ट्रेट है जो कि इंडिया और श्रीलंका को क्या करता है, सेपरेट करता है। तो यहाँ पे ऊपर श्रीलंका के नॉर्थ में इंडिया है और उन दोनों के बीच में पाक स्ट्रेट है, एंड इधर बे ऑफ बंगाल है पूरा, ठीक है? और इस साइड क्या है, वेस्ट में श्रीलंका के अरेबियन सी। देन दिस इज गल्फ ऑफ मन्नार जो कि यहाँ पे लाई करती है, एंड यहाँ पे एक पाक बे भी है। पाक बे बेसिकली एक छोटा सा बे है जो इस पर्टिकुलर जो जोग्राफिकल फीचर है श्रीलंका के, यहाँ पे एक वाटर बॉडी लाई करती है जिसको पाक बे बोलते हैं। पाक स्ट्रेट, बे ऑफ बंगाल, गल्फ ऑफ मन्नार, देन पाक बे, लैकेडिव सी, देन अरेबियन सी, इन सब की लोकेशन आपको श्रीलंका के अराउंड पता होनी चाहिए, ठीक है? तो इस पर डायरेक्टली प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है। जो मैंने आपको डायरेक्शंस बताया ना कि इसके नॉर्थ में ऐसा है, इसके साउथ ईस्ट में ऐसा है, ऐसे ही करके प्रीलिम्स में क्वेश्चंस बन जाते हैं। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट मीट एंड नेक्स्ट न्यूज़। तो इंडियन पीएम एंड यूएस प्रेसिडेंट हैव एक्चुअली रिसेंटली मेट। यहाँ पे हो क्या रहा है कि क्वाड एक सबमिट होने वाली है, उसके पहले इन दो कंट्रीज के जो हेड्स हैं वो मिले हैं। तो क्वाड सबमिट में भी मिलेंगे, बट एक बार उन दोनों के जो हेड्स हैं वो वैसे भी उन्होंने एक मीटिंग कंडक्ट करी है। तो अब जब क्वाड सबमिट होगी तब हम इसकी और डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली आपको इतना पता होना चाहिए, राइट? बट जो क्वाड है एक बार उसको भी थोड़ा फंडामेंटली देख लेते हैं, क्योंकि कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन किसी भी सेंस में वो न्यूज़ में आती है तो उस पर एक क्वेश्चन बनना एक बहुत ही बड़ी पॉसिबिलिटी हो जाती है। ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में एंड मेंस में दोनों में आ सकता है। प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है कि क्वाड के फीचर्स क्या है, कौन कौन मेंबर्स हैं, क्या उसके एम है। मेंस में फीचर आ सकता है कि उसके ऑब्जेक्टिव्स पे कितना काम किया गया है, इसके बेनिफिट क्या है, इसके नुकसान क्या है। तो जब क्वाड में जब डिस्कशन होगा तो उन चीज़ों को भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट एक बार उसका बेसिक्स देख लेते हैं। तो क्वाड स्टैंड्स फॉर क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, ठीक है? ये एक इंडो पैसिफिक की बॉडी है। अब इंडो पैसिफिक क्या होता है? सी, ये एशियन कॉन्टिनेंट है, ये एशिया है, ये नॉर्थ अमेरिका है, ठीक है? ये साउथ अमेरिका है, एंड ये अफ्रीका है, एंड दिस इज एंटार्क्टिक। एट द सेम टाइम ये जो पूरा रीजन है, ये है इंडियन ओशियन। ये पूरा जो रीजन है ये है पैसिफिक ओशन, और पैसिफिक ओशन इतना बड़ा है क्योंकि वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा एंड लार्जेस्ट ओशन भी है, ये हमें पता है। तो आप देख सकते हो ये है इंडियन ओशन, ये है पैसिफिक ओशन, और ये जो रीजन है ये इसको इस पर्टिकुलर रीजन को हम कहते हैं साउथ ईस्ट एशिया, विच इज काइंड ऑफ कॉमन सेंस एज वेल। ये एशिया है तो एशिया के साउथ ईस्ट में लाया करता है, तो इसको हम साउथ ईस्ट एशिया बोलते हैं। तो आप देखो क्या कॉन्सेप्ट है ये कि इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन में हम चाहते हैं, क्या चाहते हैं हम, एक बार इन प्रिंसिपल्स को डिस्कस करते हैं। हम चाहते हैं कि इंडियन ओशन एंड पैसिफिक ओशन में फ्री एंड ओपन नेविगेशन हो, मतलब यहाँ से जो भी शिप्स जा रही है उसको कोई रोक ना पाए, और जो इंटरनेशनल लॉ है उसका ढंग से हर कोई फॉलो करे, ठीक है? फिर डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स एंड रूल ऑफ लॉ। इस पूरे रीजन में जो कंट्रीज भी है ना, मतलब इंडो पैसिफिक रीजन में जो इंडियन ओशियन और पैसिफिक रीजन के अराउंड जो कंट्रीज लाई करती हैं, ठीक है? जो पैसिफिक ओशन के अराउंड जो कंट्रीज हैं, जो इंडियन ओशन के अराउंड कंट्रीज जैसे इंडिया हो गया, साउथ ईस्ट एशिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया, जापान, देन यूएस, कनाडा एट्सेट्रा, यहाँ पे जितने भी कंट्रीज हैं इस पूरे रीजन में या इस रीजन के बाहर, वहाँ पे हम डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स एंड रूल ऑफ लॉ को इंश्योर करना चाहते हैं इंटरनेशनली, ठीक है? फिर चाइना का जो एक्सपेंशन है उसको भी कंट्रोल करना एक बहुत बड़ा एम है। बाय द वे आपको ये ध्यान रखना है कि क्वाड का जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है ना, उसमें ये कहीं नहीं लिखा है कि वो चाइना को काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं या चाइना का जो एक्सपेंशन है उसको रोकने की बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं लिखा है ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में। बट प्रैक्टिकली सबको पता है कि ये इसलिए एग्जिस्ट करता है। तो ये आपको दोनों में डिफ्रेंसिएशन पता होना चाहिए। मेंस में अगर आपसे क्वाड का एम पूछा जाए तो आप वहाँ पे डायरेक्टली नहीं लिखोगे कि वो चाइना को काउंटर करने के लिए बनाया गया है। वाई? बिकॉज ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में ये चीज़ें नहीं लिखी है, बट आप दूसरे
वे में इस चीज़ को लिखोगे दैट इट विल बी यूज्ड टू चेक द इन्फ्लुएंस ऑफ चाइनीज एक्सपेंशन इन दिस रीजन। तो चाइना की एक एक्सपेंशनरी पॉलिसी है जिसके कारण वो इस पूरे रीजन में अपना फोर्सफुली जो इन्फ्लुएंस है वो बढ़ा रहा है। ठीक है, तो ये अलग एक से एक टॉपिक है जो हम फ्यूचर में हो सकता है तो देख सकते हैं, बट इतना आपको ध्यान रखना है। तो उसको चेक करने के लिए भी है, जो भी मैरीटाइम सिक्योरिटी यहाँ पे इंश्योर करनी है, जो भी शिप्स वगैरह जाती हैं उनको सिक्योर करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी करना है। तो मतलब इट इज़ अबाउट सिक्योरिटी ऑफ द रीजन। ये आपको साफ साफ समझ में आ रहा है कि क्वाड क्यों बना है। सिक्योरिटी इन द रीजन प्लस इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन द रीजन, then ensuring that the international laws, rule of law is also followed. सप्लाई चेन रेजिलियंस, सप्लाई चेन क्या होती है कि कोई प्रोडक्ट मान लेते हैं, वो कोई प्रोडक्ट है जिसकी डिज़ाइन यूएस में हुई है, उसकी जो असेंबली है वो जापान में हो रही है। ठीक है, फिर उस पर जो थोड़ी बहुत रिसर्च है वो इंडिया में हो रही है, और फाइनली वो जो प्रोडक्ट है वो ऑस्ट्रेलिया में जाके बेचा जा रहा है। तो ये जो पूरी चेन हो गई ना, इसको कहते हैं सप्लाई चेन। कोविड-19 में क्या हुआ था कि ज़्यादातर कंट्रीज़ इन सारे प्रोसेस के लिए, ये आपको पता भी होगा, ज़्यादातर कंट्रीज़ चाइना पर ही डिपेंडेंट थी, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, असेंबली के लिए, कुछ हद तक रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए भी। अब कोविड-19 में पैंडेमिक के बाद एक बहुत बड़ा लॉकडाउन लगता है जिससे ये जो सप्लाई चेन है रुक जाती है, क्योंकि अगर चाइना किसी को एक्सपोर्ट कर नहीं पा रहा, और सपोज़ नॉर्थ अमेरिका में जो चीज़ डिज़ाइन होती है वो चाइना में जाके मैन्युफैक्चर हो रही थी, लेकिन पैंडेमिक के कारण वो मैन्युफैक्चर नहीं हो पाई, तो इससे क्या होगा, जो पूरी सप्लाई चेन है वो रुक गई। तो अब ये हमने सोचा है कि जितने भी हमारे सप्लाई चेन है, ग्लोबल सप्लाई चेन है, उसको एक ही कंट्री में रख कर बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, तो मल्टीपल कंट्रीज़ में उसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। तो जो भी कंपनीज़ सिर्फ चाइना में लोकेटेड थी, वो अब इंडिया में, वियतनाम में, साउथ कोरिया में और बाकी जो साउथ ईस्ट एशियन नेशंस है वहाँ पर मूव आउट कर रही है। इससे क्या है, अगर फ्यूचर में 2-3 कंट्रीज़ ब्लॉक भी हो जाती हैं किसी भी कारण, तो एटलीस्ट बाकी कंट्रीज तो रहेंगी ग्लोबल सप्लाई चेन को चलने के लिए। बैलेंसिंग चाइनाज इन्फ्लुएंस इन द रीजन, दिस इज नाउ ऑब्वियस। तो अब क्वाड बना है, ठीक है, तो ये हमारे सारे एम्स थे इंडो पैसिफिक एरिया में इंश्योर करने के लिए, एंड दैट इज वाई क्वाड बनता है। तो इसका नाम क्या है, रीजनल सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। अब इसका नाम ऐसा क्यों है, आपको बहुत ईजिली समझ में आ गया, इसलिए पहले मैंने आपको बैकग्राउंड बताया, एंड नाउ वी कैन अंडरस्टैंड द सीरीज ऑफ इवेंट्स। तो क्वाड का इनिशियल जो फॉर्मेशन था वो 2007 में हुआ था, एंड जापानीज प्राइम मिनिस्टर ने इसको स्पीयर हेड करा था। अनफॉर्चुनेटली जो शिंजो आबे थे उनकी पॉलिटिकल असैसिनेशन में डेथ हो गई थी। देन ही प्रपोज डेमोक्रेटिक सिक्योरिटी डायमंड, ये 2012 में उन्होंने प्रपोज किया था। ये जो पूरा सीरीज है ना कि कैसे क्वाड इवॉल्व हुआ, इसका जो क्वेश्चन है वो प्रीलिम्स में आ सकता है, मेंस में चांसेस कम है इसके, बट फिर भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। एंड 2017 में पहली क्वाड मीटिंग होती है। अब क्वाड में है कौन, क्वाड में है इंडिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, देन यूएस एंड जापान। तो ये चारों कंट्रीज हैं जो कि क्वाड के अंदर एग्जिस्ट करती हैं, एंड दैट इज वाई यू कैन अंडरस्टैंड ये एक क्वाड्रिलेटरल यहाँ पे बन रहा है। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, एक ऐसा शेप जिसके 4 कॉर्नर्स होते हैं। तो यहाँ पे जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड यूएस के से मिलके क्वाड्रिलेटरल, तो इन चारों से मिलके क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, इसलिए इसका नाम भी क्वाड है, इतना आपको ध्यान रखना है। इन 2020 द ट्राइलेटरल इंडिया यूएस जापान मालाबार एक्सरसाइज ऑल्सो इंक्लूडेड ऑस्ट्रेलिया। तो अब ये चारों कंट्रीज जब आपस में डायलॉग कर रही हैं, और देखो इसमें एक रीजनल सिक्योरिटी का भी एलिमेंट है, तो इन्होंने सोचा क्यों ना हम एक जॉइंट एक्सरसाइज करें, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज करें, विच इज़ काइंड ऑफ कॉमन सेंस। अगर ये सारी कंट्रीज सिक्योरिटी डायलॉग में अगर इंश्योर्ड हैं तो ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज भी करती हैं। एंड इसमें जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है वो पहले जापान, यूएस एंड इंडिया के बीच में ही होती थी। 2020 में ऑस्ट्रेलिया ने भी मालाबार एक्सरसाइज में इसको ज्वाइन कर लिया। तो अभी चारों कंट्रीज क्या करती हैं, जॉइंट एक्सरसाइज करती है, जिसको मालाबार एक्सरसाइज बोला जाता है, राइट। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। थर्ड वुमेन सीएम इन दिल्ली। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसलिए नहीं है क्योंकि न्यू सीएम है, बट इसलिए क्योंकि ये थर्ड वुमेन सीएम है दिल्ली की। अब इस पर क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं आएगा क्वेश्चन, क्योंकि एक फीमेल सीएम बनी है, तो उस पर जो वुमेन पार्टिसिपेशन इन इंडिया, स्पेशली देयर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, इस पे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो जो अतिशी हैं, जो सीनियर आप लीडर थी, वो उन्होंने अब सीएम की जो ओथ है वो ले ली है, ठीक है। अब इसमें कुछ फैक्ट्स आपको ध्यान रखने हैं। ये थर्ड वुमेन है दिल्ली की, दिल्ली में थर्ड फीमेल सीएम है,
ये आपको ध्यान रखना है। देन जो LG हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, उन्होंने इनको ओथ ऑफ ऑफिस एंड सीक्रेसी दी है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि ओथ कौन कंडक्ट करवाता है दिल्ली के CM के लिए, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, क्योंकि दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है विद लेजिस्लेटिव असेंबली। ये बहुत ही यूनिक फीचर है दिल्ली का कि वो एक यूनियन टेरिटरी है लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ। तो यहाँ पे चीफ मिनिस्टर एग्जिस्ट करता है लेजिस्लेटिव असेंबली के कारण, लेकिन जो उनको ओथ दिला रहे हैं वो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, और लेफ्टिनेंट गवर्नर यूटी में अपॉइंट होते हैं। तो ये दोनों का मिक्सचर आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, तो अब इस पे जिस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, यहाँ पे दो जो फैक्ट्स हैं इन पे क्वेश्चन आ सकते हैं प्रीलिम्स में, और ये जो क्वेश्चन है ये प्रीलिम्स में भी आ सकता है, और मेंस में अगर आपसे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन पे क्वेश्चन आता है तब आपको ये फैक्ट्स लिखने पड़ेंगे, और वहाँ पे आप लिख भी सकते हो इन सारी चीज़ों को। जो भी आप पॉइंट्स लिखोगे वहाँ पे ये जो डेटा है इसको कोट करने से आपका जो पॉइंट्स है बहुत ज़्यादा सब्सटैंशिएट होते हैं एंड डेफिनेटली बेटर रिप्रेजेंटेशन होता है। तो ये डेटा इंपॉर्टेंट हो जाता है उस परस्पेक्टिव से। तो परसेंटेज ऑफ वुमेन MPs जो हैं लोकसभा में वो स्टार्टिंग में बहुत कम थे। इनफैक्ट 2004 तक वो 10%, 5% थे। अभी आते आते 18th लोकसभा जो अभी करंट पार्लियामेंट का जो सेशन है स्पेशली लोकसभा में, वो 18th नंबर का है, एंड इसमें 14% फीमेल रिप्रेजेंटेशन है। इतना आपको ध्यान रखना है, एंड ये वाला डेटा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड आप देख सकते हो कि इंडिया में जो वुमेन पॉपुलेशन है वो 49 to 50% के अराउंड ही है, मतलब ऑलमोस्ट 50% ही है, लेकिन जो रिप्रेजेंटेशन है वो सिर्फ 14% है। तो मतलब एक बहुत ही बड़ा गैप हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी और स्टेटिस्टिक्स तो बोलेगा ना कि भाई पार्लियामेंट के अंदर भी एटलीस्ट 50% वुमेन तो हो, बट एज वी सी दे आर ओनली 14%। देन रिप्रेजेंटेशन इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज इज 9%। ये जितने भी डेटा मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस में आपके आंसर को सब्सटैंशिएट करने के लिए। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में 9% ही मेंबर्स हैं, राइट। जो अब एक और क्वेश्चन उठ सकता है कि भाई हमने सेंटर में देख लिया, सेंटर में 14% है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में कंबाइन करें तो 9% है, लेकिन जो हमारी गवर्नमेंट है उसमें एक थर्ड टियर भी है। ये थर्ड टियर क्या है? जो कि पंचायत है या फिर अर्बन लोकल बॉडीज है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 33% फॉर्चुनेटली जो फीमेल रिप्रेजेंटेशन है उसको कॉन्स्टिट्यूशन ने मैंडेट कर रखा है कि 33% तो एटलीस्ट जो मेंबरशिप है पंचायत्स और अर्बन लोकल बॉडीज की वो फीमेल्स ही होगी। अभी क्या है, जो 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ है जिसके थ्रू ये भी इंश्योर करा गया है कि ये जो 33% वाला जो क्लॉज है जो कि अब तक सिर्फ पंचायत और अर्बन लोकल बॉडीज पर ही अप्लाई होता था, यही जो रूल है वो अब पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबलीज में भी अप्लाई होगा। बट इसको इनेक्टमेंट में आने के लिए कुछ टाइम लगेगा, क्योंकि पहले बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज को दोबारा देखना पड़ेगा, और 2026 में एक डीलिमिटेशन कमीशन फिर से उसके बाद बिठाया जाएगा 2026 के बाद, जिससे क्या होगा, जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उनको फर्दर देखा जाएगा कि कहाँ पे विमेन की लिए जो सीट्स है उनको रिजर्व करनी है। तो इस पर बहुत बड़ी कैलकुलेशन होगी, एक बहुत बड़ा सर्वे होगा, पूरी कमेटी बैठेगी, तो इसलिए इसकी इनैक्टमेंट में टाइम लगेगा, बट एटलीस्ट ये रूल फिलहाल आ चुका है। तो अभी हमारे 28 स्टेट्स में से सिर्फ 2 ही ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे फीमेल चीफ मिनिस्टर्स हैं, एक दिल्ली एंड दूसरा वेस्ट बंगाल। और पार्टी वाइज देखा जाए तो, क्योंकि GS2 में ना कभी कभी क्वेश्चंस इस टाइप से भी बन सकते हैं जिसमें इनर या फिर इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी की बात की जा सकती है। मतलब हमारे जो एकदम सिस्टम है, जो इंडियन पॉलिटी है, वहाँ पे तो डेमोक्रेसी एग्जिस्ट करती है, लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं क्या उनके अंदर भी डेमोक्रेसी एग्जिस्ट करती है, वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो सिर्फ ये इनफ नहीं है कि हम विमेन के लिए सीट्स रिजर्व कर दें पार्लियामेंट में और लेजिस्लेटिव असेंबली में, बट ये भी ज़रूरी है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके अंदर भी विमेन का जो रिप्रेजेंटेशन है वो बढ़े। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है कि TMC में 38% फीमेल्स पॉलिटिकली एक्टिव हैं, एंड BJP एंड कांग्रेस दोनों जो मेजर पार्टीज़ हैं इसमें 13% ईच है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है जो आपको ध्यान रखना है, मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ऐसी चीज़ों को आप ना ऐसे में भी कोट कर सकते हो जब भी विमेन रिप्रेजेंटेशन का इन जनरल क्वेश्चन आए, इंटरव्यू में भी आप इन चीज़ों को बोल सकते हो। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर एक एग्जाम्पल जो कि GS4 में क्या है, एथिक्स, उसके लिए एक एग्जाम्पल है। एक्चुअली जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो या कोई भी न्यूज़ पढ़ते हो तो आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स ढूंढने होते हैं, क्योंकि इन रैंडम चीज़ों को आप अगर याद रखोगे तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, एंड GS4 में एथिक्स में एग्जाम्पल्स को कोट करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है।
तो वहाँ पे क्या होता है, जब भी आप एग्जाम्पल्स को कोट करते हो तो जो आप थ्योरी लिख रहे हो, फिलॉसफी लिख रहे हो, तो उसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलती है। और एग्जाम्पल्स आप कोई भी लिख सकते हो जो भी रेलेवेंट हो। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ, एक जज थे, उनका एक वीडियो वायरल हुआ जिनमें वो शाउट कर रहे थे बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो दिल्ली हाई कोर्ट के एक जज हैं जो कि बहुत ज़्यादा शाउट कर रहे थे। तो ये जो कंडक्ट था, इसके कारण उनके अगेंस्ट एक्शन लिया गया। अब ये जो न्यूज़ है ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतनी, ठीक है, क्योंकि वो एक्शन क्या लिया गया वो हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है। बट इंपॉर्टेंट इसलिए हमने बना दिया है इसको, लाइक अपन ने खुद ने बनाया है, क्योंकि हम क्या करेंगे, इस न्यूज़ को यूज़ करेंगे। अब हम एथिक्स में यूज़ कर सकते हैं जब भी क्वेश्चन ऐसा है जहाँ पे डिग्निटी, इंटेग्रिटी, ऐसा कोई क्वेश्चन आ रहा है कि जो सिविल सर्वेंट्स हैं या जो पब्लिक ऑफिसर्स हैं, उनका जो बिहेवियर है वो एथिकल होना चाहिए। ऐसा कोई क्वेश्चन अगर मेंशन है तो वहाँ पे हम ये एग्जांपल मेंशन कर सकते हैं कि रिसेंटली ऐसा हुआ था, ये एक लाइन में हम लिख सकते हैं। अब देखते हैं इसमें कौन कौन से एथिकल एस्पेक्ट्स इन्वॉल्व है। एक तो इंटेग्रिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, स्पेशली इन पब्लिक सर्विसेज। इंटेग्रिटी का क्या मतलब होता है? इंटेग्रिटी का बेसिकली बहुत ही सिंपल मतलब ये है कि सही चीज करना, डूइंग द राइट थिंग इवन व्हेन नो वन इज वॉचिंग। जब भी कोई आपको देख नहीं रहा हो, लेकिन तब भी अगर आप सही चीज कर रहे हो तो वो इंटेग्रिटी होती है। ठीक है, और ये पब्लिक ऑफिस में बहुत होना जरूरी है, क्योंकि अगर कोई आपको देख नहीं रहा तो पब्लिक ऑफिस में लोग क्या कर सकते हैं, करप्शन कर सकते हैं। बट कोई इंसान अगर विदाउट एनीवन इवन नोटिसिंग हिम तब भी वो करप्शन नहीं कर रहा, तो दैट मीन्स उसके अंदर इंटेग्रिटी अच्छी है। तो जज का जो था इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर था, ही डिस्प्लेड लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म। ठीक है, ये कुछ कीवर्ड्स आपको ध्यान रखने होते हैं एथिक्स के पर्सपेक्टिव से। एंड ऑब्वियसली यहाँ पे जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसर्न है वो क्या है, इम्पैक्ट ऑफ पर्सनल कंडक्ट ऑन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिबिलिटी। दैट मीन्स वो जज है एंड वो जुडिशरी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो जो उनका खुद का पर्सनल कंडक्ट है उसके कारण जो जुडिशरी की ओवरऑल क्रेडिबिलिटी है उसमें भी कुछ ना कुछ डैमेज आता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। फिर इमोशनल इंटेलिजेंस, ये आपके सिलेबस का ही पार्ट है। तो आप देख सकते हो ये जो जज है, द पर्सन हु एक्चुअली शाउटेड, डेफिनेटली उन्होंने अपना टेम्पर लूज कर दिया, ही गॉट एंग्री। और ये चीज़ नहीं होनी चाहिए एक पब्लिक सर्वेंट के अंदर, क्योंकि हर पब्लिक सर्वेंट को इमोशनल इंटेलिजेंस फॉलो करनी होनी चाहिए। एंड क्योंकि यहाँ पे ऐसा इंसिडेंट हुआ है, दैट मीन्स यहाँ पे इमोशनल इंटेलिजेंस का फेलियर हुआ है ऑफ इमोशनल रेगुलेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं। देन वर्क कल्चर, डेफिनेटली ये किस टाइप के वर्क कल्चर को रिप्रेजेंट करता है, वर्क कल्चर भी आपके एथिक्स के सिलेबस का ही पार्ट है, इसलिए मैंने यहाँ पे इंक्लूड करा है कि ओवरऑल अगर ऐसे इंसिडेंट्स बार बार होते हैं, रिपीट हो रहे हैं ऐसे इंसिडेंट्स जहाँ पे जजेस या फिर पीपल जो कि अथॉरिटी में, सिर्फ जुडिशरी में नहीं, इन जनरल जो लोग अथॉरिटी में हैं, अगर वो मिसबिहेव करते हैं सिटीजन्स के साथ, तो उससे क्या डिस्प्ले हो रहा है कि पब्लिक सर्विस में जो वर्क कल्चर है वो पुअर है, जो कि अच्छी बात नहीं है। देन अकाउंटेबिलिटी, इस केस में अकाउंटेबिलिटी अच्छी बात थी, क्योंकि जो भी जज थे उनको विड्रॉ कर दिया गया और उनके अगेंस्ट एक्शन लिया गया। अकाउंटेबिलिटी क्या होती है कि जो आपने एक्शन लिया है उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी आपको फेस करने पड़े। तो एक पब्लिक ऑफिस में या गवर्नमेंट में ये बहुत ज़रूरी है अकाउंटेबिलिटी हो। तो फॉर्चुनेटली यहाँ पे जो कॉन्सिक्वेंस जज को फेस करना पड़ा, तो दैट मीन्स इस केस में अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करा गया, विच इज़ अ गुड थिंग। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़। अब यहाँ पे ये कोई न्यूज़ नहीं है, बट जो यूनियन मिनिस्टर हैं ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट, नितिन गडकरी, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है एंड ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए है। तो जो मिनिस्टर जब भी कोई ऐसे मेजर स्टेटमेंट्स देते हैं तो उसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। ऑब्वियसली फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये अलग से एक टॉपिक है एंड ये बहुत ज़्यादा डायनामिक टॉपिक है, मतलब हर टाइम चेंज होता रहता है क्योंकि नई नई न्यूज़ आती रहती है। बट ये जो स्टेटमेंट है आपको थोड़ा ध्यान रखना है। इन्होंने बोला है एवरीवन शुड बी फ्री टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियंस एंड दोज इन पावर्स शुड टॉलरेट देयर क्रिटिसिज्म। अब ये किसने बोला है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब ये नितिन गडकरी जी ने बोला है, ये आपको जानने की जरूरत नहीं है। बट एक मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दिया है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि मिनिस्टर है वो अभी, और अभी गवर्नमेंट के अंदर है, और गवर्नमेंट का ही कोई मेंबर ये बोल रहा है कि गवर्नमेंट को क्रिटिसिज्म टॉलरेट करना आना चाहिए। ये अच्छी बात है, एक पॉजिटिव साइन है एक तरह से, राइट। तो वो बोल रहे हैं सिटीजन्स के पास अपने ओपिनियन एक्सप्रेस करने की कंप्लीट फ्रीडम है एंड जो गवर्नमेंट है दे शुड बी एबल टू टॉलरेट क्रिटिसिज्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेकंड वाला, ये आपको ध्यान रखना है। राइटर्स एंड पोएट्स शुड ओपनली एक्सप्रेस देयर व्यूज विदाउट फियर। जो भी राइटर्स हैं और जो पोएट्स हैं, या फिर उनका एक तरह से मतलब है जो भी क्रिएटिव फील्ड में अपने ओपिनियंस को रखते हैं, मूवीज़ के थ्रू, सॉन्ग्स के थ्रू, राइटिंग मटेरियल के थ्रू, वो अपने व्यूज़ विदाउट फियर रखने के लिए उनके पास फ्रीडम है। इंडिया स्टैंड ऑन 4 पिलर्स। ओवरऑल जो इंडिया में गवर्नमेंट के जो मेजर पिलर्स है वो 3 ही हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी।
बट जो इनफॉर्मल फोर्थ पिलर है उसको हम मीडिया कहते हैं। ये हमारा एक इनफॉर्मली फोर्थ पिलर हम मानते हैं। और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उन्होंने इन चारों के लिए राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज दोनों ही क्या करी है, डिफाइन करी है। तो मीडिया पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी काफ़ी ज़्यादा है कि वो फेक न्यूज़ को प्रमोट ना करे, वो सेंसेशनलाइजेशन ऑफ न्यूज़ ना करे, वो रैंडमली न्यूज़ ना क्रिएट करे जिससे सोसाइटी में डाइवर्सिटी सॉरी सोसाइटी में डिवीजन पैदा हो। लेकिन उसी के साथ उनके पास राइट्स भी है कि वो जो प्रॉपर रिपोर्टिंग कर पाए, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर पाए, ये गवर्नमेंट के ही एक मिनिस्टर कह रहे हैं। ठीक है। एंड द बिगेस्ट टेस्ट ऑफ अ डेमोक्रेसी इज दैट द गवर्नमेंट इज केपेबल ऑफ टॉलरेटिंग द स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिटिसिज्म। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक स्टेटमेंट है जहाँ पे एक मिनिस्टर खुद ही कह रहे हैं कि गवर्नमेंट की सबसे बड़ी लाइक एक डेमोक्रेसी की सबसे सबसे बड़ा टेस्ट यही होता है कि जो गवर्नमेंट है वो क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट करे, लेकिन सिर्फ यहाँ पे रुके नहीं, वो उस पर इंट्रोस्पेक्ट भी करे, मतलब उसके बारे में सोचे और उसको समझे भी। इसका क्या एक सेंस निकलता है कि गवर्नमेंट को कॉन्स्टेंटली फीडबैक लेना चाहिए, चाहे ये फीडबैक पॉजिटिव हो या नेगेटिव, दोनों लेने चाहिए। एंड उसके बाद उनको उस पर वर्क करना चाहिए, उसको एक्शन में कन्वर्ट करना चाहिए। ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग एक स्टेटमेंट है जो गिवन था उनके द्वारा, एंड दैट्स व्हाई यू शुड नो अबाउट इट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। एक और एक फैक्ट है कि जो चीफ ऑफ एयर स्टाफ है, मतलब ओवरऑल जो एयर फोर्स है, उनके जो उसमें जो हाईएस्ट पोजीशन है वो एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह ने अक्वायर करी है रिसेंटली। ये यूपीएससी में डायरेक्टली नहीं पूछा जाता, बट फिर भी आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए क्योंकि ये हाईएस्ट पोजीशन है एयरफोर्स के अंदर। देन कस्टोडियल टॉर्चर, अब ये भी न्यूज़ में है क्योंकि एक्चुअली ये अभी रिसेंटली न्यूज़ नहीं है, हमेशा न्यूज़ में रहता है, और गवर्नेंस में, जीएस2 में और एथिक्स में इस पर रैंडमली क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो एक्चुअली अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि एक आर्मी पर्सनल थे और उनकी जो फियांसी थी, उनके ऊपर कस्टोडियल अब्यूज़ करा गया उड़ीसा के अंदर, और उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट चल रही है। अब इसकी डिटेल में जाना हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि किस टाइप का अब्यूज़ था, वो कौन है, केस क्या है, दैट इज़ इररिलेवेंट फॉर अस। बट इंपॉर्टेंट क्या है, क्योंकि ये इंसिडेंट हुआ है तो ये जो टॉपिक है ना ये न्यूज़ में आ गया, और ये अब यूपीएससी इस पे क्वेश्चन पूछ सकती है, प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी। मेनली मेंस में क्वेश्चन आता है इस पे, तो उसको उसके अकॉर्डिंग हमें इसको ध्यान रखना है। जब भी मेंस में अगर कस्टोडियल टॉर्चर पे डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है, एकदम फुल फ्लेज क्वेश्चन आ गया, तब आप इंट्रोडक्शन में ना एक रीसेंट इवेंट मेंशन कर सकते हो। यूजुअली यही करा जाता है इंट्रोडक्शन में। बहुत सारे तरीके होते हैं इंट्रोडक्शन को लिखने के लिए, बट एक तरीका होता है कि कोई जो जो इवेंट रिसेंटली हुआ है उसको आपने इंट्रोडक्शन में मेंशन कर दिया। तो इसलिए आपको इतनी सी न्यूज़ पता होनी चाहिए। बट उसके बाद जो है, अब जो कोर कस्टोडियल टॉर्चर का टॉपिक है उसको हमें थोड़ा सा पढ़ना होता है। कस्टोडियल टॉर्चर का बेसिकली मतलब ये है फिजिकल और मेंटल पेन या फिर सफरिंग किसी पर्सन को देना जब वो कस्टडी में है, किसी पुलिस ऑफिसर के अंदर या फिर किसी अथॉरिटी के अंदर। देखा जाए तो एक्चुअली इंडिया में ही नहीं, बहुत जगह टॉर्चर, अब्यूज़ ये होता है जब भी कोई इंसान पुलिस कस्टडी में होता है या फिर किसी और अथॉरिटी की कस्टडी, मतलब जैसे सीबीआई, ईडी, इनके अंदर भी कस्टडी में है। तब जो अब्यूज़ फिजिकल और मेंटल किसी पर्सन के ऊपर इन्फ्लिक्ट करा जाता है बाय द अथॉरिटी, उसको हम कस्टोडियल अब्यूज़ या कस्टोडियल टॉर्चर बोलते हैं। इंडिया में इट इज़ इलीगल। फिजिकल एंड मेंटल अब्यूज़ या मेंटल टॉर्चर इंडिया में इलीगल है, लेकिन हम फिर भी देखते हैं कि ये बहुत ज़्यादा होता है। इट इज़ अ वायलेशन ऑफ द ह्यूमन राइट्स एंड द डिग्निटी ऑफ एंड वायलेशन ऑफ द डिग्निटी एज वेल। डिग्निटी एथिक्स का एक बहुत ही कोर कॉन्सेप्ट है जिसमें ये देखा जाता है कि हर इंसान की एक बेसिक मॉरल वर्थ होती है, मतलब हर इंसान की एक बेसिक ह्यूमन वर्थ है जिसको कोई भी वायलेट नहीं कर सकता। कस्टोडियल टॉर्चर में उसी का वायलेशन हो जाता है। और कस्टोडियल टॉर्चर भी मल्टीपल टाइप्स के हो सकते हैं कि पुलिस कस्टडी में, देन जुडिशियल कस्टडी में, या फिर आर्मी और पैरामिलिट्री की कस्टडी में किसी पे वायलेशन हुआ, टॉर्चर हुआ। एंड कभी कभी कस्टोडियल टॉर्चर रिजल्ट्स इन कस्टोडियल डेथ्स, जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लमैटिक चीज़ है। बहुत बार आप इसे न्यूज़ में भी सुनते होंगे कि इस प्रिजन में या पुलिस ऑफिस या पुलिस जो चौकी है उसके अंदर किसी एक प्रिजनर की डेथ हो गई, तो यूजुअली वो कस्टोडियल टॉर्चर के कारण ही होती है। तो पुलिस कस्टडी में, मतलब जो नॉर्मल पुलिस स्टेशन है उसमें जब भी किसी एक एलिजेड क्रिमिनल को रखा जाता है तब उसके ऊपर अगर एक्सेसिव फोर्स यूज होती है तो हो सकता है उसकी डेथ हो सकती है। देन जुडिशियल कस्टडी मतलब प्रॉपर जेल। तो पुलिस कस्टडी हो जाती है मेनली पुलिस स्टेशन के अंदर। जुडिशियल कस्टडी जब उसको जेल हो गई है, अब वो जेल में है, तो उसको जुडिशियल कस्टडी बोलते हैं। यहाँ पे किस टाइप का कस्टोडियल टॉर्चर हो सकता है? यहाँ पे फिजिकल टॉर्चर तो हो ही सकता है, उसके अलावा ओवर क्राउडिंग, पुअर हाइजीन, लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज, इसको भी कस्टोडियल टॉर्चर के अंदर रखा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। और ऑब्वियसली जब भी आर्मी या पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंदर किसी
प्रिजनर को रखा जा रहा है, तो वहाँ पर भी एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग, एनकाउंटर्स, ये चीज़ें हो सकती हैं। बट इंडिया का आर्टिकल 21 इन एंड आर्टिकल 20 क्लॉज 3 ये डायरेक्टली बोलते हैं कि ये एब्सोल्युटली इलीगल है, क्योंकि आर्टिकल 21 टॉक्स अबाउट राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, और जो डिग्निटी है वो भी प्रोटेक्टेड है आर्टिकल 21 के अंदर। क्वालिटी ऑफ लाइफ ये भी प्रोटेक्टेड है आर्टिकल 21 के अंदर। कस्टोडियल टॉर्चर इन सब का वायलेशन करता है। आर्टिकल 20 क्लॉज 3 क्या बोलता है? प्रोहिबिट्स अ पर्सन टू बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। बहुत बार ये जो टॉर्चर होता है ये क्यों होता है? ये तब होता है जब कुछ पुलिस ऑफिसर्स जो भी पर्सन है जिसको अरेस्ट करा गया है उसको फोर्स करते हैं कि तुम एक ऐसा बयान दो जिसके कारण ये प्रूव हो जाए कि तुम्ही ने क्राइम करा है। बट द थिंग इज कि इंडिया में आर्टिकल 20 क्लॉज 3 प्रोटेक्ट करता है कि किसी भी पर्सन को आप फोर्स नहीं कर सकते कि वो खुद के अगेंस्ट विटनेस बन जाए या खुद के अगेंस्ट कोई ना कोई बयान दे। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा बहुत बार देखने को मिलता है। इंटरनेशनली भी कुछ क्लॉजेज हैं, से ये सारे आपको पता होने चाहिए, क्योंकि मेंस में आपसे पूछा जा सकता है व्हाट आर द सेफ गार्ड्स अवेलेबल अगेंस्ट द कस्टोडियल टॉर्चर, तो वहाँ पे आपको ये लिखने पड़ेंगे। ठीक है, ये इंडिया का है और ये इंटरनेशनल है। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ है, फिर यूनाइटेड नेशन चार्टर है 1945 का, जिसमें लिखा है कि प्रिजनर्स को डिग्निटी से ट्रीट करना है, और नेल्सन मंडेला रूल्स भी हैं 2015 के, जो कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने अडॉप्ट किए थे। वहाँ पे भी डिग्निटी विच शुड बी गिवन टू प्रिजनर्स की बात की गई है। तो ये सारी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। देन अभी रिसेंटली जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शंस चल रहे हैं, उनका फर्स्ट फेज अभी पूरा हुआ है, जिसमें 61% वोटर टर्नआउट है। टेक्निकली जो नेशनल एवरेज है उससे ये कम है, बट जम्मू कश्मीर बहुत टाइम से बहुत ट्रबल रहा है, तो उस पर्सपेक्टिव से थोड़ा एक पॉजिटिव साइन है कि वोटिंग थोड़ी सी बेटर है। एंड अभी ये इलेक्शन पूरे नहीं हुए, तो जब होंगे तब उनकी और डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट अभी क्या हुआ है कि 20 फॉरेन डिप्लोमेट्स को इंडिया ने इनवाइट करा है टू जस्ट गो थ्रू एंड टू वॉच द इलेक्शन विच आर हैपनिंग इन जम्मू एंड कश्मीर। इससे क्या होता है, जब इंडिया जम्मू एंड कश्मीर में जो इलेक्शन होते हैं उनको ऑब्जर्व करने के लिए इंटरनेशनल डिप्लोमेट्स को बुलाता है ऑफिशियली, तो इससे एक क्रेडिबिलिटी बनती है इंडिया की कि देखो हम एक थोड़ी सी सेंसिटिव इलाके में वी आर कंडक्टिंग इलेक्शंस पीसफुली, तो इससे एक ओवरऑल इंटरनेशनल सॉलिडारिटी का बनता है। नेक्स्ट, यूनाइटेड नेशन समिट्स ऑन द फ्यूचर। अब ये इतना, इसका जो नेम है वो थोड़ा सा ही इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली हुआ क्या है कि एक यूनाइटेड नेशन समिट ऑफ फ्यूचर हुई है, जिसके अंदर इंडिया ने ये बोला है कि हम बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं एमिशन रिडक्शन पे, लेकिन कैसे हम अफोर्डेबल सोल्यूशन बनाएंगे उस पर हम ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे, इंस्टेड हम डिसीजन इम्पोज कर रहे हैं। अब इसको मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझा रहा हूँ। ये बात हो रही है मेनली क्लाइमेट चेंज से डील करने के लिए। क्लाइमेट चेंज में क्या होता है, ओवरऑल जो हमारा क्लाइमेट है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से, स्पीड से बदल रहा है। सी, क्लाइमेट चेंज नेचुरल फिनोमेना है, लेकिन फिलहाल जो क्लाइमेट चेंज हम ऑब्जर्व कर रहे हैं वो ह्यूमन कॉज के कारण हो रहा है, जिसको हम एंथ्रोपोजेनिक कॉज भी बोलते हैं, ये नाम है बस उसका। ठीक है, तो जो क्लाइमेट चेंज हमने हमारी एक्टिविटीज़ के कारण कॉज करा है, जो कि नेचुरल नहीं है, उसको हम एंथ्रोपोजेनिक क्लाइमेट चेंज कह रहे हैं, और ये बहुत बड़ा खतरनाक है। इसकी जो स्पीड है बहुत ज़्यादा फास्ट है। अब क्लाइमेट बहुत तेज़ चेंज हो रहा है, तो जो रेन पैटर्न है, जो वेदर पैटर्न है, वो बहुत ज़्यादा तेज़ से बदल रहे हैं, और बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम वेदर पैटर्न भी देखने को मिल रहे हैं। मतलब जहाँ पे बारिश हो रही है बहुत थोड़ी सी, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होने लग गई। जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती थी वहाँ पे बिल्कुल बारिश नहीं हो रही। तो ये होता है एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। या फिर जहाँ पे थोड़ी बारिश होती थी, मतलब जहाँ पे अच्छी खासी बारिश होती थी, वहाँ पे इतनी बारिश होने लग गई कि वहाँ पे फ्लड्स आने लग गए, क्लाउड बर्स्ट होने लग गया, GLOF ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स आने लग गए। तो ये प्रॉब्लम्स क्लाइमेट चेंज से हो रही है। तो इसको रोका कैसे जाए? जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है उसको कंट्रोल कर दो, क्लाइमेट चेंज की स्पीड रुक जाएगी या कम हो जाएगी। तो ह्यूमन की कौन सी एक्टिविटीज़ है? वो है कार्बन एमिशन। हम बहुत ज़्यादा कार्बन एमिट कर रहे हैं, चाहे वो कोल प्रोड्यूस करके, फॉसिल फ्यूल को यूज़ करके, बहुत सारे तरीके से हम कार्बन प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब इंडिया का ये क्लेम है कि हम ये जो एमिशन रिडक्शन है ना, कि कार्बन को कम एमिट करो, फॉसिल फ्यूल को कम यूज़ करो, इस पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, लेकिन अफोर्डेबल सोल्यूशंस को हम नहीं ढूंढ रहे। और इसलिए जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो उनके पास सोल्यूशंस अफोर्डेबल नहीं, एक्सपेंसिव है, एंड दैट इज़ अ डेवलपिंग कंट्रीज़ को बहुत डिफिकल्टी फेस करनी पड़ रही है क्लाइमेट चेंज से डील करने में। तो ये एक पॉइंट उन्होंने बोला है। अब ये इंडिया ने यहाँ पे ऐसा कुछ क्लेम करा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये एक थीम है और ये एक डेवलपिंग कंट्रीज़ का कंसर्न है। इतना आपको पता होना चाहिए। अगर GS3 में एनवायरमेंट में क्लाइमेट चेंज पे क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे आप उसको लिख सकते हो।
राइट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द साइंस एंड टेक सेक्शन जो कि आज के न्यूज़पेपर में था। द फर्स्ट न्यूज़ इज एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक फिनोमेना है, इसको मैं आपको बहुत ही बेसिकली समझा लेता हूँ। इसमें होता क्या है, कोई डिजीज़ है। अब डिजीज़ के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। सपोज किसी बैक्टीरिया के कारण कोई डिजीज़ हो गई, किसी वायरस के कारण कोई डिजीज़ हो सकती है, फंगस के कारण कोई डिजीज़ हो सकती है। ठीक है। अब इनको रोकने के लिए या इनको ट्रीट करने के लिए हम कुछ मेडिसिन लेते हैं। ठीक है। कुछ मेडिसिन लेते हैं। किसी को बैक्टीरिया से कोई डिजीज़ हो गई मान लेते हैं, तो उसने मेडिसिन ली और उसकी जो डिजीज़ है वो ट्रीट हो गई। लेकिन अब हम क्या देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि जो बैक्टीरिया है ना, वो सपोज एक ह्यूमन बॉडी है। बैक्टीरिया इस ह्यूमन बॉडी के अंदर आया, राइट। लेकिन इस ह्यूमन बॉडी ने मेडिसिन खा ली। अब वो बैक्टीरिया जो है वो फेल हो गया। फाइन, ओके। लेकिन सपोज कोई दूसरा इंसान था, उसकी बॉडी में भी बैक्टीरिया ने अटैक करा और इस दूसरे इंसान ने भी मेडिसिन खाई। बट लेट से जो पहला इंसान था ना, उसने 30 डेज तक पूरा, जो डॉक्टर ने इसको कहा था कि आप 30 दिन तक दवाई लो, और इसने पूरा कोर्स लिया। ठीक है। और जो बैक्टीरिया है वो फेल हो गया। ये जो दूसरा पर्सन था, इसने सिर्फ 2 दिन दवाई ली, सिर्फ 2 दिन इसने मेडिसिन ली। तो जो बैक्टीरिया था ना, आप देखो, बैक्टीरिया जब इसकी बॉडी के अंदर था और इस पर्सन ने 2 दिन मेडिसिन ली, उससे क्या हुआ, 2 दिन तक तो बैक्टीरिया हारता रहा, फेल करता रहा। लेकिन डॉक्टर ने क्या बोला था कि 30 डेज तक दवाई लेनी है। ऐसा क्यों? क्योंकि डॉक्टर को पता है कि 30 डेज की मेडिकेशन जरूरी है 100% बैक्टीरिया को डिफीट करने के लिए। अभी 100% मैं ऐसे बोल रहा हूँ, एक्चुअली 100% डिफीट नहीं होता है, बट समझाने के लिए। तो जब कोई इंसान सिर्फ 2 दिन की दवाई दे रहा है, तो बहुत ही कम बैक्टीरिया डिफीट होगा। इनफैक्ट मेजॉरिटी ऑफ जो बैक्टीरिया है ना, वो तो जिंदा रहेगा, क्योंकि इतनी दवाई उसने ली नहीं कि वो पूरे बैक्टीरिया को डिफीट कर पाए। तो इससे क्या हो रहा है, जो बैक्टीरिया जो जिंदा रह गया, उस वो जो जिंदा रह गया ना बैक्टीरिया, उसको पता है कि बॉडी में कौन सी मेडिसिन उसके अगेंस्ट डाली गई थी। अगर ये सारे बैक्टीरिया मर जाते तो सारी मेडिसिन बैक्टीरिया को डिलीट कर देती। बट कुछ बैक्टीरिया जिंदा रह गए। अब उनके पास मेमोरी में आ गया एक तरह से कि ये मेडिसिन हमारे लिए यूज होती है। ये जो मेमोरी है, ये जो टर्म है, बहुत ही लूजली यूज कर रहा हूँ, क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर कोई ब्रेन तो होता नहीं है। बट उनका जो डीएनए है या जो जेनेटिक्स है, उसके थ्रू वो इस चीज़ को स्टोर कर लेते हैं कि ये मेडिसिन हमारे अगेंस्ट यूज होती है। एंड फ्यूचर में जब बैक्टीरिया की न्यू जनरेशन आती हैं, जब बैक्टीरिया फर्दर डिवाइड होता है, तो जो न्यूअर जनरेशन आ जाती है वो थोड़ी इवॉल्व होती है पुरानी जनरेशन से। एंड इसके कारण जो न्यूअर जनरेशन होगी बैक्टीरिया की, वो इस पुरानी मेडिसिन से उनको ज़्यादा फर्क पड़ेगा ही नहीं। मतलब कोई तीसरा इंसान है, उसने मान लेते हैं 30 डेज का कोर्स लिया, और जो न्यू जनरेशन है या जो इवॉल्व बैक्टीरिया है कुछ टाइम बाद आता है, वो जब इसकी बॉडी में अटैक करेगा तो 30 डेज का कोर्स भी इस नए बैक्टीरिया को डिफीट नहीं कर पाएगा। इसका मतलब ये जो बैक्टीरिया है, अब वो जो एंटी माइक्रोबियल, ये जो पर्सन, मतलब एंटी माइक्रोबियल मतलब जो मेडिसिन वो खा रहा था, उसके अगेंस्ट रेजिस्ट करने लग गया है। तो पहले तो 30 डेज के कॉज में बैक्टीरिया पूरा डिफीट हो जाता था, अब नहीं हो रहा। दैट मीन्स कितनी भी वो इंसान दवाई ले ले, वो जो डिजीज है उसकी बॉडी से जा ही नहीं रही। ठीक है। क्यों? क्योंकि वो बैक्टीरिया इवॉल्व हो गया। बैक्टीरिया इवॉल्व कैसे हुआ? क्योंकि किसी इंसान ने या कुछ ग्रुप ऑफ लोगों ने पूरा मेडिकेशन नहीं लिया, इससे कुछ बैक्टीरिया जिंदा रह गया, और वो बैक्टीरिया ने कुछ बातें सीखी मेडिसिन के बारे में, और जेनेटिक चेंजेस के कारण उस नई इंफॉर्मेशन जो कि बैक्टीरिया ने अपनाई और कलेक्ट करी, अपनी फ्यूचर जनरेशन्स को पास ऑन कर दी। जो न्यू बैक्टीरिया थे वो इवॉल्व बैक्टीरिया हैं, एंड डेफिनेटली वो इजीली रेसिस्ट कर सकते हैं नई नई मेडिसिन को। तो ये एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट है। एंड यू कैन अंडरस्टैंड ये बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है, क्योंकि कोई इंसान दवाई ले रहा है और वो डिजीज ट्रीट हो ही नहीं रही। इनफैक्ट जो डॉक्टर्स हैं, जो फिजिशियंस हैं, वो भी कंफ्यूज हैं, क्योंकि उन्होंने तो पूरा कोर्स दिया है, फिर भी वो इंसान ठीक नहीं हो रहा। तो ये बहुत बड़ी क्राइसिस है एक तरह से। सो डिजीज सच एज यूटीआई, ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शंस, निमोनिया, टाइफॉइड, ये ऐसी कुछ डिजीज हैं जो कि रेजिस्टेंस डिस्प्ले कर रही हैं। ठीक है। तो कॉमनली यूज्ड एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया को ही ट्रीट करते हैं एक तरह से, मतलब बैक्टीरियल डिजीज को ट्रीट करते हैं। जो AMR है, जो इसका शॉर्ट फॉर्म है, अकर्स व्हेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व टू रेजिस्ट द इफेक्ट्स ऑफ मेडिसिन्स। ठीक है। अब जब मैंने आपको एग्जांपल समझाए, नाउ इट हैज बिकम मच ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड दिस स्टेटमेंट एज वेल। इसके कॉज क्या है? ओवरडोज या फिर मिसयूज ऑफ एंटीबायोटिक्स, ये भी है। तो यहाँ पे एक तो ये है कि जो ड्रग्स हैं, ड्रग्स मतलब मेडिसिन, उनका प्रॉपर्ली यूज नहीं किया गया।
कभी कभी ओवरडोज से भी होता है। सी ऐसा बहुत बार देखा गया है कि जो हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के अंदर ना बहुत ज़्यादा बायोमेडिकल वेस्ट होता है, जो कि काफ़ी कॉमन सेंस है, क्योंकि हॉस्पिटल के अंदर बहुत सारी मेडिसिन, सिरिंजेस, इंजेक्शंस, टैबलेट्स, इनका कलेक्शन होता है। तो कभी कभी ना इनको डस्टबिन में फेंक दिया जाता है। अब क्योंकि इंडिया में जो वेस्ट डिस्पोजल है इन जनरल वो अच्छा नहीं है ज़्यादा, तो कभी कभी क्या होता है, जो वेस्ट है, ये जो बायोमेडिकल वेस्ट था ना, ये वाटर में, पानी में, नदी में, इनफैक्ट ग्राउंड वाटर तक पहुंच जाता है। अब क्या है, जो बैक्टीरिया है वो तो हर जगह है, वो एनवायरमेंट में ही तो है। सपोज ये नदी है, अब इसके ऊपर कोई बैक्टीरिया, हाँ, अब यहाँ पे ना बायोमेडिकल वेस्ट आ गया, तो बैक्टीरिया जब इस बायोमेडिकल वेस्ट से कांटेक्ट करेगा, तो ये जो बायोमेडिकल वेस्ट है, ये इस बैक्टीरिया को ढंग से मार नहीं पाएगा, क्योंकि पानी में वो मिक्सड है, तो बहुत ज़्यादा डाइल्यूटेड फॉर्म में है। तो इस बायोमेडिकल वेस्ट में जो भी दवाइयाँ होंगी, वो इस बैक्टीरिया को मार तो नहीं पाएंगी। वाई? बिकॉज वो बहुत ज़्यादा डाइल्यूटेड है, इतनी बड़ी वाटर बॉडी में छोटी सी ही तो है मेडिसिन। लेकिन जो बैक्टीरिया है वो इसके कांटेक्ट में क्या आके करेगा, डेफिनेटली वही वाली चीज़, वो इससे सीख लेगा, वो इससे मेमोरी में इसको रख लेगा। और मेमोरी से मेरा मतलब है अपने जेनेटिक इन्फॉर्मेशन में फ्यूचर जो जनरेशन है उसमें ट्रांसफ़र कर देगा कि भाई ये जो दवाइयाँ हैं ये हमें अटैक करती है, तो जो फ्यूचर जनरेशन होगी वो इवॉल्व हो जाएंगी, जिससे ये जो मेडिसिन हैं अब उनको अटैक नहीं कर पाएंगी। तो ये जो ओवर यूज़ है या मिस यूज़ है, इनके कारण भी जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है वो बढ़ रहा है। पुअर इन्फेक्शन कंट्रोल, लैक ऑफ न्यू ड्रग्स, मतलब प्रॉपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं हो रही, जिससे नई ऐसी दवाइयाँ आएँ जिनसे AMR को भी ट्रीट करा जाए। एग्रीकल्चर यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स कंट्रीब्यूट टू AMR एज वेल। बहुत सारी जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है वहाँ पे भी ओवर यूज़ करते हैं एंटीबायोटिक्स का। उससे क्या होता है, जो एग्रीकल्चर फील्ड है उसमें पानी डलता है, ये जो पानी है वापस नदी में चले आता है, और वही जो साइकिल मैंने आपको बताई वो कंटिन्यू हो जाती है। तो इट इज़ अ मेजर ग्लोबल थ्रेट बिकॉज पोटेंशियल कॉस्ट टू 10 मिलियन डेथ्स एनुअली बाय 2050। ये बहुत ही बड़ा डेटा है, इंपॉर्टेंट डेटा आपको ध्यान रखना है कि एनुअली 10 मिलियन डेथ्स सिर्फ और सिर्फ इसके कारण होगी बाय 2050। इसका प्रिवेंशन हम कैसे कर सकते हैं? एंटीबायोटिक्स को ढंग से यूज़ करना, मतलब जुडिशियस यूज़, इन्फेक्शन को कंट्रोल करना, डायग्नोस्टिक्स को इंप्रूव करना। जैसे मैंने आपको बताया कि डॉक्टर्स भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं कि मैंने तो इसको पूरा कोर्स दे दिया बट ये ठीक नहीं हो रहा। तो इसका अगर प्रॉपर डायग्नोसिस होगा तो पता चलेगा कि ये नॉर्मल बैक्टीरिया नहीं है, इसके अंदर एक एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट बैक्टीरिया है। डेवलपमेंट ऑफ न्यू एंटीबायोटिक्स ऑब्वियसली वो तो ज़रूरी है ही, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट न्यूज़, कैंसर जीनोमिक्स रिपोजिटरी, ये भी रिसेंटली न्यूज़ में था। ये जो जितनी भी सारी न्यूज़ है ना, जैसे AMR पे तो डायरेक्टली मेंस में क्वेश्चन आ सकता है और प्रीलिम्स में क्वेश्चन तो आना बहुत ही इजीली चांस है। कैंसर जीनोमिक्स रिपोजिटरी, इस पे मेनली प्रीलिम्स पे फोकस रहेगा। इवन तो क्वेश्चन मेंस में डिफरेंट तरीके से बन सकता है, बट वहाँ पे आप इसको सिर्फ एज एन एग्जांपल यूज़ कर सकते हो। मतलब क्वेश्चन आएगा हेल्थ डेटा के ऊपर, ये क्वेश्चन आ सकता है ओवरऑल हेल्थ डेटा पर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में डेटा की क्या नीड है, ऐसे रैंडम क्वेश्चन बन सकते हैं। बट तो वहाँ पे आप इसको एज एन एग्जांपल ही यूज़ कर सकते हो, बट प्रीलिम्स में इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। तो ये जो रिपोजिटरी है, रिपोजिटरी मतलब कलेक्शन ऑफ डेटा या कलेक्टेड डेटा, सिंपल इसका मतलब यही है। तो कैंसर जीनोमिक्स, जीनोमिक्स मतलब कोई भी चीज़ जो कि जेनेटिक मटेरियल से लिंक्ड हो। अब देखते हैं हो क्या रहा है। तो ये जो डेटा सेट है ये किसने बनाया? ये इंडियन कैंसर जीनोम एटलस ने बनाया। ये इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है। इन अ स्टेप टुवर्ड्स इम्प्रूविंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ जेनेटिक वेरिएशंस ऑफ कैंसर इन इंडियन पॉपुलेशन। एक्चुअली क्या है, जो कैंसर ट्रीटमेंट है, कैंसर ट्रीटमेंट के लिए हमें कुछ डेटा भी चाहिए, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब ये डेटा किसका होता है? जिन लोगों को कैंसर है उनको समझा जाता है। ज़्यादातर जो कैंसर है वो जेनेटिक उसका ओरिजिन होता है। जेनेटिक मतलब जो DNA है हमारे अंदर, उसमें ही कोई ना कोई इश्यू होता है, उसमें कोई म्यूटेशन हो जाती है, मतलब DNA में कुछ प्रॉब्लम होती है जिसके कारण कैंसर हो जाता है। ऐसा हर केस में नहीं होता, बट ज़्यादातर केसेस में यही होता है। तो क्या करा जाए फ्यूचर में, जो जिनको कैंसर हो उनको कैंसर या तो ना हो, या अगर हो गया तो उनको ढंग से ट्रीट करा जाए। इसके लिए हमें क्या करना है, जिन लोगों को पहले कैंसर हो चुका है उनका जो DNA है या जो उनके जो जेनेटिक मटेरियल है उसको स्टडी करके हम रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब तक ये जो लोग थे ना जिनका डेटा हमारे पास था, ये इंडियन लोग नहीं थे। ये जो यूजुअली डेटा था ये वेस्टर्न डेटा था। तो अब हम क्या कर रहे हैं, स्पेशली इस ऑर्गेनाइजेशन ने क्या करा है, इंडियन डेटा को कलेक्ट करा है, जिससे हम इंडियंस के लिए बेटर स्कीम्स और बेटर थोड़े से लोकल एंड प्रिसीजन मेडिसिन का फॉर्मेशन कर पाएंगे।
तो बस यही इसका एम है। पोर्टल विल बी द फर्स्ट इन इंडिया टू ऑफर डेटा दैट इंक्लूड्स डीएनए, आरएनए, प्रोटीन प्रोफाइल्स ऑफ ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है, ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं जाना, मेनली प्रीलिम्स के लिए ही ये इंपॉर्टेंट है। देन रैंसमवेयर थ्रेट्स, ये भी एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। इवन दो साइबर सिक्योरिटी एक टॉपिक है जिसपे क्वेश्चंस डायरेक्टली मेंस में आते हैं, बट प्रीलिम्स में भी इस पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आपको दो तीन चीज़ें, कुछ फैक्ट्स पता होनी चाहिए। इंडिया में प्रॉब्लम क्या है कि इंडिया का जो रोल है ग्लोबल डिजिटल इकोनॉमी में, ये बढ़ रहा है। ये प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है जितना बड़ा हमारा जो ओवरऑल साइबर इकोसिस्टम है, हमारी जो डिजिटल इकोनॉमी है, जितनी ज़्यादा एक्सपैंड करेगी, उतना ज़्यादा हम प्राइम टारगेट भी बन जाते हैं टू रैंसमवेयर। अब रैंसमवेयर क्या होता है? सी रैंसम का मतलब होता है एक तरह से फिरौती। ये जो वेयर है ना, ये कहाँ से आ रहा है? ये सॉफ्टवेयर से आ रहा है। मतलब रैंसमवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो किसी के कंप्यूटर में कहीं से आ गया। जैसे किसी ने कोई ऑनलाइन रैंडम कोई रैंडम लिंक क्लिक कर दिया, तो उससे कोई एक फाइल डाउनलोड हो गई। सपोज आपने कोई पीडीएफ डाउनलोड करी अपने मेल के अंदर, लेकिन उस पीडीएफ के साथ कोई रैंडम सॉफ्टवेयर भी डाउनलोड हो गया और आपको पता ही नहीं चला। तो कैसे भी करके आपके कंप्यूटर में, किसी के भी कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर आ गया। अब ये जो सॉफ्टवेयर है वो क्या करेगा? वो पूरे कंप्यूटर को लॉक कर देगा। ठीक है, क्या करेगा? पूरे कंप्यूटर को लॉक कर देगा। मतलब आप कोई क्लिक करना चाहोगे, कुछ टाइप करना चाहोगे, कोई डेटा फेच करना चाहोगे, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो फिर क्या होगा? सॉफ्टवेयर के ऊपर लिखा होगा दैट कि अगर कोई अपना डेटा एक्सेस करना चाहता है तो उसको पहले कुछ पैसे देने पड़ेंगे। तो ये क्या कर रहे हैं? अपना डेटा, मतलब आपका ही कंप्यूटर है और आपको आपके ही कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए किसी रैंडम कंपनी को पैसा देना पड़ेगा, तभी जाकर आप अपना कंप्यूटर यूज़ कर पाओगे। तो मतलब ये एक रैंसम मांग रहा है, एक फिरौती मांग रहा है आपके कंप्यूटर को फ्री करने के लिए। तो ये बहुत बड़ा एक चैलेंज है और ये बहुत ही राइजिंग थ्रेट है, बहुत जल्दी से बढ़ रहा है ये। अमंग 3/4 ऑफ द फर्म्स ब्रीच, ये डेटा आपको ध्यान रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने कहा साइबर सिक्योरिटी पे मेंस में क्वेश्चन आता है, तो वहाँ पे आपको ये डेटा लिखना पड़ेगा। प्रीलिम्स में ऐसा डेटा नहीं पूछते, बट मेंस में आपको लिखना पड़ेगा ये। इसका क्या मतलब है? 3/4 का मतलब जितने भी फर्म्स है ना साइबर जितने भी फर्म्स हैं इन जनरल, उसमें से कम 75% फर्म्स इनको ब्रीच करा गया, मतलब इनके अगेंस्ट साइबर अटैक्स हुए हैं। ये बहुत ही बड़ा नंबर है। और 80%, मतलब इन 75% कंपनीज जिनके अगेंस्ट साइबर अटैक हुआ है, इनमें से जो 80% कंपनीज थी, उनके ऊपर ऐसा अटैक हुआ है कि उनको रैंसम पे ही करनी पड़ी। दैट मीन्स 80% कंपनीज ने रैंसम पे करी है। दैट मीन्स जो साइबर सिक्योरिटी वाले हैं वो भी उस कंप्यूटर को खोल नहीं पाए, पैसे देकर ही इस सॉफ्टवेयर को ख़त्म करा गया। एंड 25% तो कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने पैसे दे भी दिए, लेकिन आज तक वो सॉफ्टवेयर ने अपने आप को खोला नहीं। ठीक है, बहुत ही ये प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। जो इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम है सर्टेन, उन्होंने बोला है कि 53% इंक्रीज हो गया है रैंसमवेयर इंसिडेंट में 2022 में। इवन दो 2022 है, ओल्ड डेटा है, बट दिस इज समथिंग यू शुड रिमेंबर। ठीक है, तो जो सर्टेन इंडिया की ही बॉडी है वो सजेस्ट कर रही है कि रैंसमवेयर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। अनदर न्यूज़, हॉर्टिकल्चर एक्सपोर्ट जो है वो इंडिया में उनका जो डिक्लाइन हुआ है। अब ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा डिटेल में आते नहीं हैं। हॉर्टिकल्चर अलग से एक टॉपिक जीएस थर्ड में इकोनॉमी में पूछा जा सकता है, बट वो डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन होगा। बट ऐसे डेटा थीम्स और जो ट्रेंड है, ये प्रीलिम्स में काफ़ी फेवरेट है। और ये ट्रेंड हर किसी चीज़ का हो सकता है। किसी चीज़ का एक्सपोर्ट हो रहा है, किसी चीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है, तो वो आपको ध्यान रखने होते हैं। अभी क्या न्यूज़ है कि जो हॉर्टिकल्चर का जो ओवरऑल प्रोडक्शन था 23 में, 24 में, वो रिड्यूस हो गया। ये ट्रेंड आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन डायरेक्टली प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। अनदर न्यूज़, फॉकलैंड आइलैंड्स रिसेंटली न्यूज़ में है क्योंकि उन पे एक स्टडी करी गई है, एंड उस स्टडी में बस यही लिखा था कि जो फॉकलैंड आइलैंड्स हैं, यहाँ पे ये पाया गया है दैट कुछ टाइम पहले यहाँ पे एक बहुत बड़ा फॉरेस्ट हुआ करता था। एंड ये 2-3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। उसके अलावा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं है इसमें। बट हुआ क्या है, ये अब प्लेस इन न्यूज़ बन गई है, राइट? क्योंकि फॉकलैंड आइलैंड्स न्यूज़ में थे, एक रिसर्च कंडक्ट करी गई थी जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये प्लेस इन न्यूज़ बन गई है। तो अगेन आई विल रिकमेंड आप गूगल मैप्स पे जाओ और इसको ढंग से ऑब्जर्व करो। यहाँ पे कौन सा पैसेज है, यहाँ पे कौन सा स्ट्रेट है, ये कौन से सीज हैं, वो आपको देखना है। तो ये जो है, ये फॉकलैंड आइलैंड्स है। टेक्निकली अर्जेंटीना की ये एक जुरिस्डिक्शन में आते हैं, लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट सजेस्ट करते हैं कि ये यूके के अंदर आते हैं। मतलब एक यूके की कॉलोनी हुआ करती थी। इनफैक्ट फॉकलैंड आइलैंड्स अर्जेंटीना और यूके दोनों क्लेम करते हैं, और इनके लिए इनके ऊपर एक फॉकलैंड वॉर भी हो चुका है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ऊपर से ये जो आपको बॉडी दिख रही है, ये इस डायरेक्शन पे, मतलब जो सदर्न मोस्ट टिप है साउथ अमेरिका की,
ये अर्जेंटीना है और ये चिले है। तो ये जो रीजन है ना, सदर्न मोस्ट टिप ऑफ साउथ अमेरिका एंड अर्जेंटीना, इसको तिएरा देल फुएगो भी बोलते हैं। तो ऐसे रैंडम क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि ये कहाँ पर लोकेटेड है। प्रीलिम्स के फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं, कोई भी अगर न्यूज़ में प्लेस है तो उस पर ऐसे क्वेश्चंस बना देते हैं। नेक्स्ट न्यूज़, एक रिसेंटली स्टडी कंडक्ट करी गई है जहाँ पे ये पता चला है कि जो भी लेट अस से कोई प्लांट है, उसने जो एनवायरनमेंट में चेंजेस के कारण या जो भी उसने फेस करा है, जो भी उसका एक्सपीरियंस रहा है, ये जो एनवायरनमेंट का एक्सपीरियंस है ना, वो ट्रांसफर कर देता है अपने न्यू बॉन्ड्स को। मतलब जो उसके नए ऑफस्प्रिंग है और जो उसकी नेक्स्ट जनरेशन है, उसमें ये जो प्लांट है, ये अपने एनवायरनमेंट के जो भी इंट्रैक्शंस थे, जो भी उसकी सीख थी, जो भी उसने सीखा, वो न्यू जनरेशन में ट्रांसफर कर देता है। बस यही एक न्यूज़ है, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये फीचर है। इसमें मेनली प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है दैट हैज़ रिवील्ड दैट जेनेटिक मैकेनिज्म्स बिहाइंड ट्रांसजनरेशनल फिनोटाइपिक प्लास्टिसिटी। अभी जो टर्म्स है ना, प्रीलिम्स लव्स दिस, और बायोटेक्नोलॉजी पे तो प्रीलिम्स बहुत टाइम से क्वेश्चंस पूछता ही है। सी, ट्रांसजनरेशनल सिंपल मतलब है कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, ठीक है। फिर फिनोटाइपिक प्लास्टिसिटी क्या होती है, इसको देखते हैं। फिनोटाइपिक में एक वर्ड है फिनोटाइप। एक्चुअली क्या होता है कि हमारी जो बॉडी है या प्लांट्स की जो बॉडी है, वो किससे डिटरमाइन होती है? जीन से। उसको ही कहते हैं जीनोटाइप, ठीक है। जो सेल के अंदर डीएनए है, वही डिटरमाइन करता है जिसमें जीन्स होते हैं। तो डीएनए और जीन जो है या जो जेनेटिक मटेरियल है, वही डिटरमाइन करता है एक प्लांट कैसा दिखेगा, उसके फंक्शन क्या होंगे। लेकिन प्लांट जिस एनवायरनमेंट में है, सपोज एक प्लांट के जीन के अंदर लिखा है कि ये जो प्लांट है, ये एक वाटर वाटर ऐसे सिस्टम में ज़्यादा एग्जिस्ट करेगा जहाँ पे पानी की ज़्यादा अबंडेंस हो। लेकिन इस प्लांट को मैंने उस जगह उगा दिया जहाँ पे ड्राई क्लाइमेट है, तो अब क्या होगा? ये जो प्लांट है, ये तो बना वाटर वाले एरिया के लिए है, लेकिन मैंने इसको ड्राई क्लाइमेट में उगा दिया, तो यहाँ पे एक चेंज आ गया। तो ये जो प्लांट है, इसका एनवायरनमेंट कैसा है? ड्राई। तो अब ये प्लांट क्या है, अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करेगा। इसके कारण ये कुछ चीज़ें लर्न करेगा, क्योंकि टेक्निकली तो इसके डीएनए में लिखा ही नहीं ना कि कैसे ट्रीट करें, कैसे जिंदा रहे एरिड क्लाइमेट में या ड्राई क्लाइमेट में। बट ये प्लांट जो है खुद सीखेगा इन चीज़ों को, तो इससे इसका एक फिनोटाइप डेवलप हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा? फिनोटाइप डेवलप होगा, और ये जो है ट्रांसफर होगा नेक्स्ट जनरेशन में। जो जीन्स हैं वो तो ट्रांसफर होते ही हैं, लेकिन फिनोटाइप भी ट्रांसफर होता है। तो प्लास्टिसिटी का मतलब है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के अंदर फिनोटाइप का ट्रांसफर। इतना आपको ध्यान रखना है बस। और यहीं पे प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है इन टर्म्स के बारे में, ठीक है। मेंस में इस टर्म पे क्वेश्चन आने के चांस बहुत कम है। रिसर्चर्स डेमोन्स्ट्रेटेड हाउ मैटरनल एनवायरनमेंट शेप द ऑफस्प्रिंग ट्रेट। जो एनवायरनमेंट एक पेरेंट का रहा है, पेरेंट ट्री का, वो जो फ्यूचर ऑफस्प्रिंग में जो ट्रेड्स होंगे ना, उनको भी चेंज कर सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। देन द लास्ट टॉपिक दैट वी विल डिस्कस इज प्राइवेटाइजेशन ऑफ हेल्थ केयर। एक्चुअली एक आर्टिकल लिखा गया है, उस पर ये टॉपिक है, मतलब ये अलग से न्यूज़ में नहीं है, बट क्योंकि एक आर्टिकल द हिंदू में लिखा गया है प्राइवेटाइजेशन ऑफ हेल्थ केयर पे, उसको हम देखेंगे। ये बहुत ही छोटा सा आर्टिकल है, मतलब ये इतना एग्जॉस्टिव आर्टिकल भी नहीं है, बट इसमें 2-3 फैक्ट्स हैं जो हमें ध्यान रखना है। जैसे 2020 में नीति आयोग ने प्रपोज किया था प्राइवेटाइजेशन ऑफ हेल्थ केयर। देन फाइनेंस मिनिस्टर ने भी अनाउंस किया था कि कुछ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, उनको हम प्राइवेट कॉलेजेस में कन्वर्ट कर देंगे। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स गवर्नमेंट के अंदर होते हैं, उनका एम है कि प्राइवेट कॉलेजेस में उनको कन्वर्ट कर देना, और वो भी पीपीपी मॉडल में, जहाँ पे पब्लिक मतलब गवर्नमेंट, प्राइवेट मतलब कोई भी प्राइवेट कंपनी होगी, तो गवर्नमेंट और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन मिलके काम करेंगे इसमें, ठीक है। ये चीज़ें हो रही है। फिर मध्य प्रदेश ने क्या करा है रिसेंटली, 10 मेडिकल हॉस्पिटल या 10 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को प्राइवेटाइज करने की बात करी है। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं, ये मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन ऑफ हेल्थ केयर पे एक मेंस में क्वेश्चन आ सकता है। GS2 में मेनली आ सकता है, बट GS3 में भी आ सकता है, तो थोड़ा सा वेग है, बट दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड। तो आपको फैक्ट्स तो पता होने चाहिए ना कि भाई प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, इसके एविडेंस क्या है, ये सारे एविडेंस है। अब इसमें इश्यूज क्या है? सी, रिसेंटली देखा गया है चित्तूर आंध्र प्रदेश में, यहाँ पे डुअल कंट्रोल हो चुका है बहुत सारे ऑफिस का या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का। जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि यहाँ पे जो फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने क्या बोला है कि जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं वो प्राइवेटाइज होंगे, लेकिन गवर्नमेंट और प्राइवेट साथ में काम करेगी दोनों को मैनेज करने में। मतलब कोई हॉस्पिटल है जिसको गवर्नमेंट भी मैनेज कर रही है और प्राइवेट कंपनी भी मैनेज कर रही है। अब चित्तूर में देखा गया है कि इससे ये जो डुअल कंट्रोल है, इससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। जो प्राइवेट पार्टीज हैं, मतलब जो प्राइवेट कंपनीज है, वो स्टाफ को ओन करती है और हॉस्पिटल को अपनी मर्जी से चलाती है। लेकिन जो हॉस्पिटल
टेक्निकली जो हॉस्पिटल के बैकग्राउंड है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो गवर्नमेंट रन कर रहा है। तो जो फंक्शनल एस्पेक्ट है ना हॉस्पिटल का, वो तो प्राइवेट लोगों के हाथ में है। तो जो ओवरऑल जो प्राइस है उसको बढ़ा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें वो बदल सकते हैं, जिसके कारण जो ओवरऑल हेल्थ केयर है वो एक्सपेंसिव हो जाएगी और ज़्यादा। अब इसमें नुकसान क्या हो सकता है? फॉर एग्जांपल इश्यूज, एक तो ये हुआ कि जो ओनरशिप है स्टाफ की, वो चली जाती है प्राइवेट के पास, एंड दे कैन डेफिनेटली डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। फिर पब्लिक एसेट्स में एंड अप इन प्राइवेट हैंड्स। ऐसे ये जो प्राइवेटाइजेशन का अगर ट्रेंड चलता जाएगा, तो जितने भी पब्लिक एसेट्स, मतलब गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल्स हैं, जो गवर्नमेंट के कॉलेजेस हैं, वो धीरे धीरे प्राइवेट हाथों में चले आएंगे। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जो गवर्नमेंट का एम है वो है वेलफेयर, लोगों का भला। प्राइवेट कंपनीज का एम है प्रॉफिट। ठीक है? तो अगर गवर्नमेंट आपसे 10 रुपए चार्ज कर रही है ना किसी इलाज के, और उस पर गवर्नमेंट को लॉस भी हो रहा है, तब भी गवर्नमेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हमेशा प्रॉफिट को ही देखेगी। तो अगर उसको 10 रुपए चार्ज करने में लॉस हो रहा है, तो वो लोगों से 50 रुपए चार्ज करेगी किसी भी चीज़ के। इससे प्रॉब्लम क्या है कि जो लोग गरीब हैं या अंडर प्रिविलेज्ड हैं, वो अब क्या कर पाएंगे, क्या नहीं कर पाएंगे, प्रॉपर हेल्थ केयर नहीं मिल पाएगी। और ये नहीं हो रहा है कि सिर्फ प्राइवेट हॉस्पिटल्स का नंबर बढ़ रहा है, ये भी हो रहा है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो 10 गवर्नमेंट हॉस्पिटल थे जहाँ पे 10 रुपए में लोगों को ट्रीटमेंट मिल रहा था, अब ये सारे के सारे प्राइवेट हो गए। अब यहाँ पे सिर्फ 50 रुपए में ट्रीटमेंट मिल रहा है। मतलब वो जो इंसान थे, उनकी डिस्ट्रिक्ट में सारे हॉस्पिटल 50 रुपए में ही ट्रीटमेंट दे रहे हैं, पहले जो उनको 10 रुपए में मिलता था। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। गवर्नमेंट में एब्डिकेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ऐसा अगर चलता गया ट्रेंड, तो फ्यूचर में गवर्नमेंट अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ देगी हेल्थ केयर प्रोवाइड करने की। तो यूएस में एक मॉडल है जिसमें इंश्योरेंस मॉडल उसको कहते हैं। इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट क्या करती है? सी, अभी इंडिया में क्या हो रहा है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स चलाती है और कॉलेजेस और स्कूल चलाती है मेडिकल। यूएस में थोड़ा डिफरेंट है। यूएस में जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है ना, मेनली वही हॉस्पिटल चलाती है। अब इससे क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन अगर हॉस्पिटल चलाएगी तो जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो गवर्नमेंट क्या करती है यूएस की, वो बोलती है ठीक है आप इंश्योरेंस ले लो, इंश्योरेंस आप ले लो। उससे क्या होगा, अगर कोई भी आपकी मेडिकल इमरजेंसी होगी, तो इंश्योरेंस कंपनी आपका पैसा पे कर देगी, आपको खुद को पे नहीं करना पड़ेगा। लेकिन इसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि इंश्योरेंस लेने के लिए भी आपको उनको पैसे देने पड़ते हैं, और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है। बहुत बार ये आपने भी कभी कभी देखा होगा कि बहुत बार इंश्योरेंस कंपनीज पैसा देने से मना भी कर देती है, बहुत सारे छोटी छोटी टेक्निकलिटीज के कारण। अभी इंडिया का करंट स्टेट क्या है? जो प्राइवेटाइज्ड हमारा ओवरऑल हेल्थ सेक्टर है वो काफ़ी ज़्यादा है, बट वो अनरेगुलेटेड है। ये आपको पता होना चाहिए। जैसे मैंने आपको कहा कि मेंस में प्राइवेटाइजेशन ऑफ हेल्थ केयर पे क्वेश्चन आ सकता है, तो इंडिया का अभी स्टेटस क्या है वो आपको पता होना चाहिए। इट इज़ हाईली प्राइवेटाइज्ड बट अनरेगुलेटेड। और सोशल सिक्योरिटी की कमी है। सोशल सिक्योरिटी की कमी क्यों है? क्योंकि इंडिया में जो इंश्योरेंस, जिनके पास हेल्थ इंश्योरेंस है, इन लोगों का नंबर काफ़ी कम है। ठीक है? देन हाई आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस लीडिंग टू फाइनेंशियल डिस्ट्रेस फॉर मिलियंस, 60 मिलियन ड्रिवन टू पॉवर्टी ड्यू टू मेडिकल बिल्स। मतलब आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस क्या होता है? कोई भी इंसान है जिसको कोई भी पर्सन है जिसको कोई डिजीज़ है, अब वो हॉस्पिटल गया, हॉस्पिटल में जो पूरा खर्चा उसका होना है, मान लेते हैं वो 1000 रुपए का है, लेकिन जो गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट उससे सिर्फ 100 रुपए चार्ज करेगी, वो भी बेसिक फीस के लिए, और जो 900 रुपए है उसको ऑफ दे देगी। लेकिन जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है वो 1000 के 1000 चार्ज करेगी। तो यहाँ पे इस पर्सन ने अपनी पॉकेट से 100 रुपए दिए, और अपनी पॉकेट से इसने 1000 रुपए दिए, तो इसको कहते हैं आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। तो इंडिया में आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर अभी ज़्यादा है। एंड ये आपको डेटा ध्यान रखना है कि 60 मिलियन जो लोग हैं वो मेडिकल बिल्स के कारण पॉवर्टी में चले आते हैं। मतलब ये ऐसे लोग हैं जो ज़्यादा रिच नहीं है, इनफैक्ट ये बीपीएल भी नहीं है, वो पॉवर्टी लाइन के नीचे नहीं है, बट बहुत ही थोड़े से ऊपर हैं। और जैसे ही कोई बड़ा मेडिकल खर्चा आता है, तो ये तुरंत बीपीएल के नीचे चले जाते हैं। तो ये बड़ी प्रॉब्लम्स है। लास्ट न्यूज़ अबाउट निपा वायरस। अब निपा वायरस पे न्यूज़ है कि दोबारा केरला में एक स्पिल ओवर हुआ है। स्पिल ओवर का यही मतलब है कि ये एक पूरी जगह है, यहाँ पे इस जगह किसी को वायरस हुआ। अब इसको ना ढंग से कंटेन नहीं करा, तो ये जो वायरस है ये आसपास जगह में भी फैल गया। इसको कहते हैं स्पिल ओवर इवेंट। केरला में बहुत बार हुआ है, अभी रिसेंटली भी हुआ है। तो इसकी बहुत ही बेसिक डिटेल्स देख लेते हैं। निपा वायरस एक, ऑब्वियसली जो निपा है एक वायरस है, एंड ये बैट्स से ट्रांसमिट होता है। ये जो बैट्स है ना, इनको फ्रूट बैट कहते हैं। फ्रूट बैट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये फ्रूट खाते हैं, और इनका जो दूसरा नाम है वो फ्लाइंग फॉक्स है। इवन दो फॉक्स नाम में लिखा है, बट स्टिल ये बैट्स हैं। फ्लाइंग फॉक्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका जो फेस है
थोड़ा फॉक्स जैसे दिखता है। और ये ट्रांसमिट कैसे होता है? पहले तो बैट से आता है पीपल के अंदर। जो भी डिजीज एनिमल से ह्यूमन के अंदर आती है उसको हम कहते हैं जूनोटिक। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। देन कंटेमिनेशन ऑफ फ्रूट्स ईटन बाय बैट्स। एक्चुअली कोई फ्रूट है, कोई फार्मर है जो कि लेट से मैंगो की फार्मिंग कर रहा है। अब कुछ मैंगोज को बैट्स ने ना थोड़ा सा कट कर लिया, तो जो वायरस बैट्स के अंदर था वो मैंगो में आ गया। अब ये जो मैंगो है ये मार्केट में बिक जाएंगे, और उस मैंगो को किसी इंसान ने खा लिया तो उसके अंदर निपा वायरस आ जाएगा। द वायरस कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू कंटेमिनेटेड फूड, और ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन भी होता है। मतलब ह्यूमन, किसी एक ह्यूमन को हो गया तो दूसरे ह्यूमन को भी हो जाएगा। और जूनोटिक मतलब किसी एनिमल से ह्यूमन को भी होता है। और ये जो है पहले मलेशिया और सिंगापुर में 98 में चालू 98 के अराउंड डिस्कवर हुई थी। एंड एंसेफेलिटिक सिंड्रोम इससे होता है। एंसेफेलाइटिस क्या होता है? जो ब्रेन है, ब्रेन के अंदर स्वेलिंग आ जाती है, जो कि बहुत ही प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। तो निपा वायरस इस चीज़ को कॉज करता है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। सो दिस वाज द सेशन फॉर टुडेज एनालिसिस फॉर द हिंदू न्यूज़पेपर। विल डिस्कस अनदर थिंग्स इन द नेक्स्ट वीडियो। इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ऑलराइट, सो थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन एंड हैव अ गुड डे।